पुनर्जन्म के बाद जो पहला काम मैंने किया वो था एक पत्थर को कच्चा निगल जाना। और उससे भी बड़ी बात, मैंने सबके सामने उस लड़की को मजबूर किया जो मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी कि वो एक जिंदा सांप को कच्चा निगल जाए। सब यही सोच रहे थे कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया के जीव जंतुओं में एक भयानक बदलाव आने वाला था। हर इंसान को म्यूटेशन से पहले उसने जो खाना खाया होगा उसी के हिसाब से एक खास सुपरनैचुरल पावर मिलने वाली थी। पिछले जन्म में आपदा आने से ठीक पहले मैंने भेड़ के मांस का बन खाया था, इसलिए मुझे बालों को बढ़ाने वाली एक अजीब सी ताकत मिली थी। शुरुआत में खराब मौसम में मेंटल एनर्जी खर्च करके ऊन बनाने की ये ताकत थोड़ी काम आई, लेकिन जैसे जैसे म्यूटेशन के राक्षस ताकतवर होते गए मैं सिर्फ एक ऐसा भेड़ बनकर रह गया जिसे कोई भी मार सकता था। इस बार जब मैं दोबारा जिंदा हुआ तो मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी। पिछले जन्म में मैंने एक ऐसा कुत्ता देखा था जिसके पास पांगू जैसी दैवीय शक्ति थी, और हैरानी की बात यह थी कि वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि शहर के दक्षिण में एक पुरानी चीजों की दुकान के मालिक का पाला हुआ एक साधारण देसी कुत्ता था। संयोग से मुझे दुकान के मालिक से पता चला कि उस कुत्ते ने अपने मालिक को बचाते वक्त गलती से एक जेड पत्थर निगल लिया था, और उसी वजह से उसमें इतनी ताकत आई थी। दोबारा जन्म लेने के बाद मैंने सबसे पहला काम यही किया कि उस दुकान को ढूंढा और जैसे तैसे पैसे जोड़कर वो जेड पत्थर खरीद लिया। अब सवाल यह है कि मैंने शिया वानरों को उसका पालतू सांप जिंदा निगलने पर मजबूर क्यों किया। असल बात यह थी कि मेरी क्लासमेट शिया वानरों असल में मुझे पसंद करती थी। पिछले जन्म में जब म्यूटेशन आया था तब भी वो मेरा साथ नहीं छोड़ी थी। उसे बर्फ और ठंड से जुड़ी एक ऐसी ताकत मिली थी जो उस तबाही वाली दुनिया में आराम से जिंदा रहने के लिए काफी थी। फिर भी वो मेरे साथ, यानी एक बेकार सी ताकत वाले निचले दर्जे के इंसान के साथ चिपकी रही और मुझे बचाती रही। आखिर में मेरी वजह से ही वो भी मुसीबत में फंस गई और हम दोनों को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। अब जब मुझे दोबारा मौका मिला है तो जाहिर है मैं उसे इस बार एक और भी ताकतवर शक्ति दिलाना चाहता था। पिछले जन्म में शिया वानरों के इसी पालतू सांप ने म्यूटेशन की वजह से एक जल अजगर जैसा रूप ले लिया था। अगर वो लड़ाई में उस दुकान वाले पहरेदार कुत्ते से ना हारा होता तो आगे चलकर उसके 5 पंजों वाले असली ड्रैगन में बदलने के पूरे चांस थे। मैंने उसे जिंदा निगलने के लिए इसलिए कहा क्योंकि पिछले जन्म के अनुभव से इंसानों को यही पता चला था कि किसी जीव को जिंदा निगलने पर सबसे अच्छी ताकत मिलती है। अगर वो जेड पत्थर जो मुझे मिला था इंसानी हाथों से काटा जा सकता तो मैं खुद उसका आधा हिस्सा शिया वानरों के साथ बांट लेता, लेकिन फिर भी एक साधारण जल अजगर वाली ताकत भी उसकी पिछले जन्म वाली बर्फ की ताकत से कई गुना बेहतर थी। इस वक्त मेरे इस जिद्दी फैसले के सामने शिया वानरों के चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। एक तरफ था वो लड़का जिसे वो सालों से चाहती थी, दूसरी तरफ था उसका प्यारा पालतू सांप। उसका दिल बुरी तरह से भरटा हुआ था, लेकिन मेरा अड्ढा हुआ रवैया देखकर आखिरकार उसने फैसला कर लिया। सॉरी छोटी छिंग, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहते हुए शिया वानरों ने अपने सांप की पूंछ पकड़ी, उसे दबाया और पूरी क्लास के सामने ही जैसे कोई खट्टी नूडल खा रही हो उसे धीरे धीरे निगल गई। ये देखकर कि शिया वानरों भी मेरे साथ पागलपन में शामिल हो गई है, पूरी क्लास सन्न रह गई। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, बस डर से आह जैसी आवाजें निकल रही थीं। सबको लग रहा था जैसे वो भी पागल हो जाएंगे। तभी शिया वानरों भागकर वाटर डिस्पेंसर के पास गई, एक के बाद एक कई गिलास पानी पी गई और दीवार के सहारे खड़ी होकर उल्टियां करने लगी। तब जाकर पूरी क्लास को होश आया। क्या यार शिया वानरों, तूने सच में कर दिया? शिया वानरों, तू पागल हो गई है क्या? उसने बोला और तूने सच में खा लिया। मुझे लग रहा है मैं अभी तक सोया हुआ हूँ। ये इतनी अजीब चीज मैं क्यों देख रहा हूँ? टीचर भी अभी तक इस झटके से उबर नहीं पाई थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आजकल के बच्चे किस तरह सोचते हैं। इस पूरे हंगामे के बीच मैं शिया वानरों के पास पहुंच चुका था। इस वक्त वो किसी देवी की तरह लग रही थी, बस उसका खूबसूरत चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। दर्द की वजह से आए पसीने ने उसके काले बालों की कुछ लटों को माथे से चिपका दिया था। वो बेहद मासूम और तरस खाने लायक लग रही थी। मैं भी उतना ही पीला पड़ चुका था। पेट के दर्द को बर्दाश्त करते हुए मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मैंने कर दिया, शिया वानरो दर्द से कराहते हुए बोली और उसने पलटकर मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया। मैंने उसके पीले पड़े चेहरे को धीरे से सहलाया, तभी उसके होंठों के किनारे से खून बहने लगा। ये देखकर टीचर घबरा गई और फौरन एम्बुलेंस को फोन लगाने लगी। क्लास में एक लड़का था, गाओ जुनहाओ, जो लंबे समय से शिया वानरों को पसंद करता था और बार बार रिजेक्ट हो चुका था। ये सब देखकर उसका दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। लंबा चौड़ा, सालों से एक्सरसाइज करने वाला, मजबूत मसल्स वाला वो लड़का जोर जोर से पैर पटकते हुए मेरी तरफ दौड़ पड़ा। जेनजिए, तू मरने लायक है। तुझे पता था कि वो तुझे पसंद करती है, फिर भी तूने उसे सांप खाने पर मजबूर किया। उसकी दहाड़ किसी गरज की तरह गूंजी जिसे सुनकर पूरी क्लास सहम गई, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं शिया वानरों को थामे हुए था जो अब और भी कमजोर पड़ती जा रही थी। मैंने अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी।
गाओ जुन्हाओ भीड़ को धकेलते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने शिया वानरों को गले लगाए हुए धीरे से गिनती शुरू की। 3। गाओ जुन्हाओ पास आ रहा था, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ। 2। उसका विशालकाय शरीर मेरे करीब पहुंचने ही वाला था। कई लोगों ने बेसाख्ता अपनी सांसें रोक लीं। 1। ठीक जैसे ही समय रात के 10 बजे पर पहुंचा, खिड़की के बाहर एक जबरदस्त ऊर्जा से भरी रोशनी फट पड़ी। इतनी तेज चमक थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया। यह नजारा बस एक पल के लिए था, फिर जल्दी ही गायब हो गया। दौड़ता हुआ गाओ जुन्हाओ उस अचानक आई तेज रोशनी से चौंधिया गया और जोरदार तरीके से जमीन पर गिर पड़ा। तेज रोशनी के फौरन बाद एक अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान चंद सेकंडों में पूरे सोलर सिस्टम में फैल गया। इस दौरान सबने बेसाख्ता खिड़की के बाहर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। ज्यादातर लोग जल्दी ही सामान्य हो गए। उन्हें कोई खास बात नहीं लगी। बस कुछ ही लोगों ने फोन निकालकर इंटरनेट पर खबरें ढूंढनी शुरू की, लेकिन उन्हें पता चला कि फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहा। गाओ जुन्हाओ भी जमीन से उठा और फिर से गुस्से में उबलते हुए मेरी तरफ बढ़ा। आज मैं वानरों के लिए तुझसे पूरा हिसाब लूंगा। उसकी आवाज में हत्या जैसा गुस्सा भरा था। सालों से एक्सरसाइज करने वाला, 6 फुट से ज्यादा लंबा, मजबूत मसल्स वाला गाओ जुन्हाओ इस वक्त पूरी क्लास मन ही मन मेरे लिए मातम मना रही थी। लेकिन ठीक जैसे ही उसका भारी भरकम मुक्का मुझ पर पड़ने ही वाला था, अचानक ही वो साफ आसमान पल भर में रात जैसा काला पड़ गया और आसमान से खून जैसी लाल रोशनी की एक धार बरसने लगी। सूरज के तूफान की वजह से चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी हुई थी और उसी वजह से आसमान का रंग अजीब सा बदल गया था। ठीक उसी वक्त जब ये अजीब नजारा हो रहा था, मेरी बाहों में मौजूद शिया वानरों के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। सबकी नजरें बेसाख्ता उसी तरफ गईं। सांप को निगल चुकी पीले पड़े चेहरे वाली शिया वानरों का रूप अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके सिर पर चांदी जैसी बिजली की लकीरों से चमकते 2 ड्रैगन जैसे सींग निकल आए थे। उसके गालों के चारों तरफ हल्के नीले सफेद रंग के चमकदार शल्क उभर आए थे। उसकी पीठ से लेकर कंधों तक धुएं में लिपटा एक छोटा सा नीला अजगर गोल गोल घूम रहा था। उसका सफेद लंबा गाउन जैसा लिबास हल्की सफेद रोशनी बिखेर रहा था, जो उसकी खूबसूरत काया को साफ उभार रहा था। उसकी पीठ के पीछे एक नीली सफेद ड्रैगन जैसी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी। वो बिल्कुल किसी टीवी सीरियल में दिखने वाली दिव्य जीव देवी जैसी लग रही थी। म्यूटेशन के बाद शिया वानरों के दिमाग में तुरंत ये सारी जानकारी अपने आप आ गई थी। बारीक सोच वाली शिया वानरों को अब हल्का हल्का समझ आने लगा था कि मैंने उसे वो सांप निगलने के लिए क्यों कहा था, कि ये सब सिर्फ उसकी भलाई के लिए किया था। मुझ पर पहले से ही जान छिड़कने वाली वो अब किसी को भी मेरे खिलाफ जाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो तुरंत मेरे सामने आ गई और बस अपना हाथ बढ़ाकर आराम से गाओ जुन्हाओ के भारी भरकम मुक्के को रोक दिया। गाओ जुन्हाओ का वो मुक्का न सिर्फ बेअसर गया, बल्कि जैसे ही वो शिया वानरों की हथेली से टकराया, उसके कवच पर मौजूद एक बिजली जैसी सुरक्षा परत ने उसका हाथ जला दिया। गाओ जुन्हाओ दर्द से चीख पड़ा। उसने अपने काले पड़े धुआं छोड़ते दाहिने हाथ को कसकर पकड़ लिया और दर्द बर्दाश्त करते हुए घबराकर इधर उधर पानी ढूंढने लगा ताकि उस पर डाल सके। इसी बीच शिया वानरों के चेहरे के शल्क धीरे धीरे उसकी त्वचा के अंदर समा गए। सिर के सींग भी वापस अंदर चले गए और वो फिर से अपने पहले वाले रूप में आ गई। वो उम्मीद से मेरी तरफ देख रही थी, शायद तारीफ की उम्मीद में, लेकिन मुझ में कोई खास बदलाव नहीं आया था। फिर भी शिया वानरों को साफ महसूस हो रहा था कि मेरे सामने आते ही उसकी आत्मा तक कांप उठती थी, जैसे कोई कमजोर जीव अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने खड़ा हो और उसके अंदर से डर उमड़ आए। उसे थोड़ा अंदाजा हो गया था कि जो मैंने पहले कहा था कि मैंने भी कुछ और चीज निगली है, वो सच था। उसे नहीं पता था वो चीज क्या थी, लेकिन उसके तन मन में एक अजीब सी डूबने जैसी फीलिंग आ रही थी, जिसने उसका मेरे प्रति प्यार और भी गहरा कर दिया। उसे ये नहीं पता था कि मुझे म्यूटेशन के बारे में इतना कुछ कैसे पता था, लेकिन उसे यकीन था कि मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आखिर उसकी ये नई ताकत भी मेरी ही बदौलत मिली थी। तभी खिड़की के बाहर से एक लाल तारे जैसी चमकदार रोशनी अंदर आई, जो और भी तेज होती गई, पूरी रात को जैसे आग जैसी सफेद रोशनी से भर दिया। लगभग उसी वक्त गांव जुन्हाओ की चीखें अचानक रुक गईं। एक पल की खामोशी के बाद क्लासरूम में फिर से चारों तरफ से चीखें गूंजने लगीं। कई लोग जो समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है, उस अजीब रोशनी से घबराकर चीखने चिल्लाने लगे। कुछ ही पलों में पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। तभी वो लाल रोशनी धीरे धीरे गायब हुई और क्लासरूम के अंदर एक विशाल मछली जैसा जीव नजर आया, जिसका पूरा शरीर खून और मांस से लथपथ था और हड्डियां चारों तरफ से बाहर निकली हुई थीं। उस जीव के नीचे 2 लोग पूरी तरह कुचले हुए दबे पड़े थे। बाकी सब ये देखकर डर के मारे जमीन पर बैठ गए, दहशत में उन 2 कुचले हुए इंसानों को तड़पते देख रहे थे। उस खौफनाक विशाल जीव में से चबाने की आवाजें आ रही थीं। बाकी की भीड़ में और भी कई अजीब अजीब जीव मिले हुए थे। कोई भूत जैसे बंदर की तरह दुबला पतला था, कोई कीड़े जैसा मुड़ा तुड़ा, कोई भेड़िए जैसा तेज। लेकिन सबकी एक बात एक जैसी थी, सबकी त्वचा उलटे पुलटे मांस से बनी थी और उनकी शक्ल इतनी डरावनी थी जैसे नरक से निकले हुए राक्षस हों। ये सब क्लासरूम में मौजूद बाकी सामान्य छात्रों के पीछे भाग रहे थे, अपने पंजों और नुकीले दांतों से जिसे भी पकड़ते उसे वहीं के वहीं 2 टुकड़ों में चीर कर खाने लगते।
जो क्लासरूम कुछ देर पहले तक बस थोड़ा अस्त व्यस्त था, वो अब एक भयानक कत्लेआम के मंजर में बदल चुका था, बिल्कुल नरक जैसा। क्लास मॉनिटर झांक गया, हैरान परेशान खड़ा ये सब देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, कि 2 बार रोशनी चमकने के बाद पूरी दुनिया इतनी बुरी तरह क्यों बदल गई। उसे ये नहीं पता था कि उन रोशनियों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान में एक अजीब सी ताकत छुपी हुई थी, और दोनों के मिलने से ही ये म्यूटेशन हुआ था। सिर्फ वही इंसान जिनका दिमाग काफी मजबूत हो और जो उस अजीब ताकत के असर को झेल सकें, वो अपने अंदर मौजूद उस चीज के हिसाब से एक खास सुपरनैचुरल पावर पा सकते थे, जिसे नकली दिव्य हथियार कहा जाता था। गाओ जुनहाओ जाहिर तौर पर उतना मजबूत दिमाग वाला नहीं था। जब वो हैरान परेशान खड़ा था, उस वक्त वो उस अजीब ताकत के असर को रोक नहीं पाया। वो खतरनाक और अजीब ऊर्जा तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी त्वचा के नीचे से रेंगती हुई खून की नसें बाहर निकलने लगीं। उसकी त्वचा को खरोंचती और कसती चली गईं। उसकी सामान्य त्वचा हजारों बारीक खून की नसों से इतनी कसकर बंध गई कि खून चारों तरफ फैलने लगा। बस 2-3 सेकंड में ही गाओ जुनहाओ का शरीर लगभग आधा सिकुड़ गया। पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। अब वो बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। कुछ ही पलों में इंसानों के लिए नामुमकिन एक अजीब मुद्रा में उसका शरीर लगभग एक बल खाई हुई रस्सी जैसा बन गया। एक जोरदार मरोड़ के बाद उसके पैरों से लंबे और नुकीले पक्षी जैसे पंजे निकल आए। साथ ही एक तेज आवाज गूंजी जो कानों के पर्दे फाड़ देने जैसी थी। बदल चुका गाओ जुनहाओ मुड़ते हुए सामने खड़ी एक लड़की पर झपटा, इतनी तेज रफ्तार से कि जैसे उसकी परछाई भी पीछे छूट गई हो। एक ही पल में उसने अपने तेज पंजों से उस लड़की को 2 हिस्सों में चीर डाला। ये देखकर पास खड़ा क्लास मॉनिटर झांग या डर के मारे पीछे हटता चला गया। मैं उस लाश के ऊपर खड़े चीखते हुए उस पक्षी मानव जैसे जीव को देख रहा था। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। ये तो खून चांद का शैतानी पक्षी था, लेकिन ये इतना खतरनाक म्यूटेटेड जीव गाओ जुनहाओ के अंदर से कैसे निकल आया? पिछले जन्म में म्यूटेशन वाले उस दिन मैं छुट्टी पर था, इसलिए मैं इस खूनी मंजर से बच गया था। लेकिन अब दोबारा जन्म लेकर 2-2 जिंदगियां जी चुका मैं म्यूटेशन के बाद सामने आने वाले कई राक्षसों की किस्मों के बारे में पहले से जानता था। गाओ जुनहाओ से निकला ये पक्षी जैसा राक्षस खून चांद का शैतानी पक्षी कहलाता था। भले ही ये सिर्फ एक राक्षस था, लेकिन इसकी रफ्तार बेहद तेज थी और इसके पंजे चाकू जैसे तेज थे। म्यूटेशन के शुरुआती दौर में ये सबसे खतरनाक और जानलेवा राक्षसों में से एक होता था। म्यूटेशन के शुरुआती दिनों में अगर कोई इंसान बदलाव के उस दौर से बचकर अपनी खास ताकत जगा भी लेता, तो भी उसे उस ताकत को अच्छे से इस्तेमाल करना सीखने में वक्त लगता। अगर ऐसे में किसी का सामना खून चांद के शैतानी पक्षी से हो जाता, तो उसकी भयानक रफ्तार के आगे शायद वो अपनी ताकत इस्तेमाल करने से पहले ही मारा जाता, सिवाय उन गिने चुने लोगों के जिनकी ताकत टॉप लेवल की हो और जो कम वक्त में ही हालात समझकर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर सकें। आम इंसान का इस पक्षी के सामने आना यानी सिर्फ मौत को दावत देना था। उस वक्त वो तेज रोशनी घुल चुकी थी, बस बहुत ही हल्की सी लाल सी चमक बाकी बची थी, और उस अंधेरे माहौल में खून चांद के शैतानी पक्षी के उल्लू जैसे गुण उसे और भी खतरनाक बना रहे थे, क्योंकि अंधेरे में वो बेहद फुर्तीला हो जाता था। पिछले जन्म में जब मेरी ताकत जगी थी, तब मुझे उसे सही से इस्तेमाल करना नहीं आता था, इसलिए पड़ोसियों ने मुझे राक्षस समझकर घर से भगा दिया था। अगर उस वक्त शिया वानरो म्यूटेशन के तुरंत बाद मुझे ढूंढते हुए ना आई होती और मेरा साथ न दिया होता, तो शायद मैं बाहर ही मारा जाता। लेकिन घर के अंदर होने की वजह से मैं उस खून चांद के शैतानी पक्षी से बच गया था। अब मुझे समझ आया कि पिछले जन्म में हमारी क्लास से लगभग कोई भी जिंदा स्कूल से बाहर क्यों नहीं निकल पाया था। मैं सतर्क होकर उस खून चांद के शैतानी पक्षी की तरफ देख रहा था, साथ ही मन अपनी खास ताकत को जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरे दिमाग में मेरी ताकत की पूरी जानकारी उभर आई। मेरी आंखों में चमक आ गई। खून चांद के शैतानी पक्षी, तुझ पर ही अपना हाथ आजमाता हूं। मेरे शरीर पर काले सुनहरे रंग के कवच के टुकड़े उभर आए, जो किसी ड्रैगन के शल्कों की तरह मेरे पूरे शरीर को ढकने लगे। मेरा पहले से ही लंबा चौड़ा शरीर अब और भी ताकतवर दिखने लगा। मेरी पीठ पर हल्के नीले धुएं जैसी लहरें उठ रही थीं, बिल्कुल जैसे कोई देवताओं का योद्धा हो, बेहद रौबदार और बेखौफ। ये था मेरा स्वर्ग चीरने वाला कवच। पास खड़ी शिया वानरो मुझे देखते ही सांसें रोककर पूरी श्रद्धा से देखने लगी। वहीं जो बाकी क्लासमेट राक्षसों में बदल चुके थे, उन्हें जैसे किसी बहुत बड़ी चुनौती का एहसास हुआ हो, वो सब मुझ पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। सबसे पास वो विशाल मछली जैसा राक्षस था, 3-4 मीटर ऊंचा। जब उसने अपने ऊपर स्वर्ग चीरने वाला कवच पहने मुझे देखा, तो शायद मेरी नजर उस पर पड़ते ही उसकी बची खुची इंसानी यादें जाग उठीं और उसके अंदर छुपा डर भी। वो भद्दा मुड़ा तुड़ा राक्षस अचानक गुस्से से भर गया और दहाड़ते हुए मेरी तरफ झपटा। पास खड़ी शिया वानरो अपनी ताकत जगाकर आगे बढ़ने ही वाली थी कि मैंने हाथ से इशारा करके उसे रोक दिया। फिर शिया वानरो ने देखा कि मैं बड़े बड़े कदमों से उस मछली राक्षस की तरफ दौड़ पड़ा। पलक झपते ही एक बड़ा और एक छोटा शरीर आपस में टकरा गए। हवा में एक अदृश्य झटके जैसी लहर फैल गई और हमारी ताकत से जमीन में एक दरार तक पड़ गई। भले ही मैं अपने कवच के साथ लगभग 2 मीटर लंबा हो गया था, लेकिन उस 4 मीटर के विशाल मछली राक्षस के सामने मैं फिर भी छोटा ही लग रहा था।
शरीर के इस फर्क की वजह से जमीन टूटने पर मेरा शरीर थोड़ा लड़खड़ाया, जिससे लगा जैसे मैं ताकत में कमजोर पड़ रहा हूँ। पास ही मौजूद गांव जुन्हाव से बना वो खून चांद का शैतानी पक्षी बेहद चालाक था। उसे लगा कि मछली राक्षस का पलड़ा भारी है, इसलिए वो चीखते हुए हम दोनों की लड़ाई के बीच कूद पड़ा। ठीक उसी वक्त मैंने एक कदम पीछे और तिरछा हटाया, साथ ही अपने हाथ की पकड़ को धक्का देने से खींचने में बदल दिया और उस लगभग 4 मीटर के विशाल मछली राक्षस को उठाकर उल्टा उस झपटते हुए खून चांद के शैतानी पक्षी की तरफ फेंक दिया। मछली राक्षस का वो भद्दा विशाल शरीर सीधा दीवार में जा धंसा, वहीं खून चांद का शैतानी पक्षी गुस्से से चीखने लगा। वो सिर्फ अपनी फुर्ती की बदौलत दबने से ठीक पहले अपने पंखों को फड़फड़ाकर उस गिरते हुए मछली राक्षस के ऊपर से छलांग लगाकर बच निकला। खून चांद का शैतानी पक्षी अपने बड़े बड़े पंख फड़फड़ाता हुआ अपने इंसान जैसे चेहरे और पक्षी जैसी शक्ल में अपनी आंखें घुमाते हुए जैसे कुछ सोच रहा था। उसे एहसास हो गया कि सिर्फ अपने दम पर वो उस काले सुनहरे कवच वाले इंसान यानी मुझे हरा नहीं सकता, इसलिए वो लगातार चिल्लाने लगा। मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ गुस्से की चीख नहीं थी, बल्कि वो अपनी खून की ताकत का इस्तेमाल करके वहां मौजूद बाकी अधूरे बदले हुए राक्षसों को भी मुझ पर हमला करने के लिए बुला रहा था। देखते ही देखते पहले से ही सतर्क वो राक्षस और भी डरावने लगने लगे। उनकी त्वचा जम सी गई, चेहरे और खौफनाक हो गए और वो सब गुस्से से दहाड़ने लगे। कुछ राक्षसों ने तो अपने मुंह में दबा हुआ मांस भी छोड़कर मेरी तरफ झपटना शुरू कर दिया। इसी बीच खून चांद का शैतानी पक्षी चुपके से छत पर जा बैठा, मौका ढूंढने के इरादे से। मैंने अपना मजबूत दायां हाथ हल्के से मुट्ठी बनाई और मेरी पीठ के पीछे मौजूद लाल बैंगनी धुआं तुरंत एक चमकदार काली सुनहरी कुल्हाड़ी में बदल गया। इन डरावने राक्षसों के सामने मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि जोरदार हमला किया। मैंने जोर से पैर पटककर जमीन तोड़ी और आंधी की तरह उन 4 राक्षसों की तरफ दौड़ पड़ा। हवा में ही अपने शरीर को घुमाते हुए मेरे हाथ की विशाल कुल्हाड़ी किसी ड्रैगन की तरह घूमी और एक ही चमक में चारों राक्षस लगभग एक साथ 2-2 टुकड़ों में कट गए। छत पर बैठा खून चांद का शैतानी पक्षी मौका देखकर मुझ पर टूट पड़ा, आखिरी दांव खेलने के इरादे से। लेकिन मैं मुस्कुराया और अपने हाथ की स्वर्ग चीरने वाली कुल्हाड़ी को ऊपर की तरफ तेजी से घुमाया। कुल्हाड़ी से निकली एक तेज रोशनी की धार बहुत बड़ी हो गई और उस खून चांद के शैतानी पक्षी को सीधा बीच से 2 हिस्सों में काट दिया। खून चांद के शैतानी पक्षी का खात्मा करते ही पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया। मेरी इस पूरी कार्रवाई को देखकर सारे क्लासमेट हैरान रह गए। वहीं बचे हुए राक्षसों को भी मेरे अंदर से निकल रही ताकतवर ऊर्जा का एहसास हो गया। वो सब अपने हमले रोककर मेरी तरफ देखने लगे। मैंने बिना एक पल गंवाए छलांग लगाई और बिजली की रफ्तार से बाकी बचे राक्षसों पर टूट पड़ा। महज 3 मिनट में क्लासरूम के अंदर मौजूद सारे म्यूटेटेड राक्षस साफ हो चुके थे। तभी क्लास में बचे हुए लोग शोर मचाते हुए बाहर निकलने की जिद करने लगे। मैं ठंडे चेहरे के साथ आगे बढ़कर टीचर की टेबल पर चढ़ गया। सब चुप रहो। मेरी आवाजें सुनते ही पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। दुनिया का अंत आ चुका है। बाहर हर तरफ राक्षस ही राक्षस हैं। जिसे जिंदा रहना है वो मेरी बात सुने। मैंने अभी ये कहा ही था कि दरवाजे के बाहर एक विशाल नरक का राक्षसी कुत्ता अपने दांत दिखाते हुए, जीभ लपलपाते हुए क्लासरूम के अंदर देखने लगा और धीमी गुर्राहट के साथ पूरी क्लास की तरफ बढ़ने लगा। ठीक इसी नाजुक मौके पर भीड़ में से एक लड़की जोर से चीख पड़ी। ये सुनते ही वो नरक का राक्षसी कुत्ता और भी बेकाबू हो गया। मेरी भौहें कस गईं। मेरी नजरें दरवाजे के बाहर खड़े उस कुत्ते पर टिक गईं। पिछले जन्म में यही नरक का राक्षसी कुत्ता स्कूल में जमकर शिकार करके इतना ज्यादा विकसित हो गया था कि आखिर में वो नरक का 3 सिर वाला कुत्ता बन गया था और पूरे युन शहर का सबसे बड़ा खतरा बन गया था। अगर उस वक्त कुछ बड़े ताकतवर लोग वक्त पर न पहुंचे होते तो पूरा युन शहर उसका निवाला बन जाता। इस बार मैंने खुद हाथ आजमाने का इरादा नहीं किया, बल्कि पास खड़ी शिया वानरों की तरफ एक नजर से इशारा किया। मेरी नजर समझते ही शिया वानरों की हथेली में नीली बिजली जमा होने लगी। साथ ही एक नीली ड्रैगन जैसी तलवार की परछाई भी उभर आई। पेट के अंदर से एक तेज बिजली निकली और सीधा उस नरक के राक्षसी कुत्ते पर जा गिरी। धुआं छटते ही देखा गया कि कुत्ते के शरीर पर एक बड़ा काला धब्बा पड़ गया था। सच में ये पिछले जन्म में बुरी शक्तियों का खात्मा करने वाली नीली बिजली की दिव्य शक्ति थी। लेकिन इससे वो राक्षसी कुत्ता पूरी तरह भड़क उठा। अपने काले पड़े जिस्म को घसीटते हुए उसने अपना बड़ा मुंह खोला और एक जोरदार दहाड़ के साथ क्लासरूम के अंदर घुस आया। उसके मुंह से निकले काले धुएं ने डेस्क और कुर्सियों को पल भर में राख बना दिया। वहीं टेबल के पास बैठे 2 लोग सीधे धूल में बदल गए। मैंने उस राक्षसी कुत्ते को देखते हुए ये देखते हुए कि उस राक्षसी कुत्ते ने शिया वानरों की नीली बिजली की दिव्य शक्ति तक झेल ली थी, मैंने खुद हाथ आजमाने का फैसला किया। मैंने अपनी स्वर्ग चीरने वाली कुल्हाड़ी पहले ही उस पर फेंक दी, जो सीटी बजाते हुए सीधा उस राक्षसी कुत्ते पर जा गिरी। मैं भी उसके पीछे पीछे उस कुत्ते की तरफ दौड़ पड़ा। भले ही वो कुत्ता फुर्ती से कुल्हाड़ी के वार से बच निकला, लेकिन ठीक उसी वक्त मैं किसी जंगली भैंसे की तरह उससे टकराया और उसे सीधा जमीन पर पटक दिया। पास खड़ी शिया वानरों ने फौरन अपनी तलवार मेरे हाथ में थमा दी। मैंने उस कुत्ते को दोबारा उठने का जरा सा भी मौका नहीं दिया और सीधा तलवार से उसका गला काट दिया।
इसके बाद मैं उस मरे हुए राक्षसी कुत्ते के पास गया, उसका शरीर चीरा और उसके अंदर से एक जमा हुआ मांस का टुकड़ा निकाला। पिछले जन्म में ऐसे टुकड़ों को सुपरनैचुरल ताकत वाले लोग स्पिरिट एसेंस कहते थे। इस एसेंस को सोखने भर से किसी भी सुपरनैचुरल इंसान को अगले लेवल पर पहुंचने का मौका मिल जाता था। ये सबसे तेज और भरोसेमंद तरीका था, लेकिन हर म्यूटेटेड राक्षस के अंदर से ऐसा टुकड़ा नहीं मिलता था। बहुत कम राक्षसों की लाश से ही एक कमजोर दर्जे की स्पिरिट एसेंस निकलती थी, और जिस राक्षस के अंदर जितनी बेहतर क्वालिटी की एसेंस होती, वो राक्षस उतना ही ज्यादा ताकतवर होता। पिछले जन्म में शिया वानरो मेरे लिए जान की भी परवाह नहीं करती थी। ये याद करते हुए और खुद पहले से ही पानगु वाला खून जगा चुका होने की वजह से मैंने वो एसेंस शिया वानरो को ही दे दी। उसने उसे अपने माथे के बीचों बीच रखा और मन ही मन उसे सोखना शुरू कर दिया। शिया वानरो ने बिना एक पल की देरी किए मेरे कहे अनुसार ऐसा किया। रोशनी छांटते ही देखा गया कि शिया वानरो के हाथ की वो एसेंस पूरी तरह गायब हो चुकी थी और अब वो पहले से कहीं ज्यादा निखरी और खूबसूरत नजर आ रही थी। लेकिन ये सिर्फ बाहरी बदलाव था। असल में उसकी ताकत में जो इजाफा हुआ था वो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। वो अब दूसरे लेवल की जागृत बन चुकी थी। इस म्यूटेशन के शुरुआती दौर में दूसरे लेवल की ताकत वाला इंसान ज्यादातर खतरों का सामना आराम से कर सकता था। फिर मैं उस लड़की के पास गया जिसने पहले चीखकर उस राक्षसी कुत्ते को बुलाया था। एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर लुढ़क गया। मेरी नजरें बेरहम थीं जब मैंने ये किया। इस बर्बाद दुनिया में हर किसी को अपनी बेवकूफी की कीमत चुकानी पड़ती है। अब जिंदा बचे लोग बस 10-12 ही रह गए थे। चेन भाई, अब हम आपकी हर बात मानेंगे, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। तभी बाहर से क्लासरूम की तरफ एक दर्दनाक चीख गूंजी जिसमें राक्षसों की गुर्राहट भी घुली हुई थी। मुझे समझ आ गया कि स्कूल के राक्षस अब झुंड बनाकर इकट्ठा होने लगे थे। मुझे याद था कि पिछले जन्म में स्कूल में इतने ज्यादा स्टूडेंट्स इकट्ठे होने की वजह से बहुत सारे बच्चे राक्षसों में बदल गए थे और स्कूल में एक पूरी राक्षसों की फौज खड़ी हो गई थी। इस बार भी मेरी ताकत जग चुकी थी। फिर भी हजारों राक्षसों के सामने मैं कुछ नहीं कर पाता। मैंने फौरन फैसला लेते हुए क्लासरूम का दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ बेवकूफों की तरह खड़े मत रहो, जल्दी से डेस्क और कुर्सियां लाकर खिड़की दरवाजे बंद करो। मैंने कोने में खड़े लोगों को जोर से चिल्लाकर कहा। कुछ पल की झिझक के बाद जिंदा रहने की चाहत ने सबको हिला दिया। सब फौरन उठकर मेरे कहे अनुसार दरवाजे खिड़कियां बंद करने में जुट गए। जैसे ही राक्षसों की फौज करीब आने लगी, क्लास की शियाओ छियन छियन ने बाहर राक्षसों के आगे आगे भागती एक लड़की को पहचान लिया। ये उसकी रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त श्याओवेई थी। इस वक्त बाहर श्याओवेई का पूरा शरीर बुरी तरह जख्मी था। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि शियाओ छियन छियन का दिल तड़प उठा। एक पल में शियाओ छियन छियन दरवाजे तक पहुंच गई और दरवाजा बंद रखने वाली मेज हटाने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। तभी मैं फौरन शियाओ छियन छियन के पास पहुंचा और उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। तुम चाहती हो कि हम सब उसके साथ मर जाएं? मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने अपने मजबूत हाथों से उसकी कलाई कसकर जकड़ रखी थी। चेन जी, ये क्या बदतमीजी है? श्याओवेई मरने वाली है, मैं उसे यूं मरता नहीं देख सकती। मुझे टस से मस न होते देख शियाओ छियन छियन गुस्से से भर गई। चेन जी, तुम इतने बेरहम और बेदर्द कैसे हो सकते हो? मैंने पैर से एक झटका देते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बेरहम हूं तो जाओ खुद ही देवी बन जाओ। ये कहते हुए मैंने अपना कवच सक्रिय किया, दरवाजा खोला और शियाओ छियन छियन को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। फिर फौरन दरवाजा वापस बंद कर दिया। शियाओ छियन छियन गलियारे में खड़ी होते ही डर के मारे वापस मुड़ी और पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी। चेन जी, मेरी गलती थी, मैं बस उस वक्त बहुत घबरा गई थी, प्लीज मुझे अंदर आने दो। गलियारे में मौजूद राक्षस रोती चिल्लाती शियाओ छियन छियन को देखते ही उनकी आंखें लाल होने लगीं और चेहरे पर भूख के भाव आ गए और वो सब उस पर टूट पड़े। क्लासरूम के अंदर बाकी सब लोग डर के मारे बुत बने बैठे थे। कोने में दुबके हुए गलियारे से आ रही राक्षसों की खाने की छीना झपटी की आवाजें सुन रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि आवाज भी निकाले। मैं दरवाजे के पीछे बिल्कुल सीधा खड़ा था। मेरा चेहरा सख्त था। मैं तैयार था कि अगर कोई राक्षस अंदर घुसने की कोशिश करे तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा। कम से कम शिया वानरों को तो स्कूल से सुरक्षित निकाल ही लूंगा। राक्षसों के शियाओ छियन छियन को पूरी तरह खा जाने के बाद अचानक बाहर गलियारे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। क्या हुआ? इतनी अचानक चुप्पी क्यों? क्या वो राक्षस चले गए? बाकी सब स्टूडेंट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा जैसे अब खतरा टल गया है, लेकिन फिर भी वो सब अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हर कोई मेरी तरफ देख रहा था। पहले के अनुभव से सबको समझ आ चुका था कि अब जिंदा रहने के लिए उन्हें सिर्फ मुझ पर ही भरोसा करना होगा। मैंने दरवाजे की छोटी खिड़की से बाहर झांका। शीशे से साफ दिख रहा था कि शियाओ छियन छियन को राक्षसों ने पूरी तरह खा लिया था। वहां बस खून का एक धब्बा बाकी रह गया था। हैरानी की बात यह थी कि वो सारे राक्षस उसी जगह पर जमे खड़े थे, कांप रहे थे जैसे किसी चीज से डरे हुए हों। सामान्य तौर पर तो शियाओ छियन छियन को खाने के बाद उनका अगला निशाना क्लासरूम के अंदर मौजूद हम लोग होने चाहिए थे, लेकिन वो सब वहीं रुके हुए थे। मेरे मन में भी हैरानी छा गई, क्योंकि पिछले जन्म में जब ये तबाही आई थी तब मैं स्कूल में था ही नहीं, इसलिए आगे क्या होने वाला है इसका मुझे भी ठीक ठीक अंदाजा नहीं था, बल्कि दिल में एक अनजाना सा खतरा महसूस होने लगा। चेन जी, बाहर क्या हो रहा है? शिया वानरों ने पूछा। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ रखी थी।
तैयार थी कि अगर कुछ भी हो तो वो सबसे पहले मुझे बचाने के लिए आगे आएगी। मैंने पलटकर शिया वानरों की तरफ देखा और सिर हिलाया। अभी कुछ पता नहीं, फिलहाल कोई हरकत मत करो, पहले देखते हैं क्या हो रहा है। मेरी बात खत्म होते ही बाहर क्लासरूम के गलियारे में हलचल शुरू हो गई। एक अजीब सी पैरों की आहट धीरे धीरे क्लासरूम की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ जैसे सबके दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। गलियारे से एक लड़की की आवाज आई। वो आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। बाकी स्टूडेंट्स में से गाओ शाओली घबराहट भरे स्वर में बोली, लगता है ये झाओ शाओलू की आवाज है। ये सुनते ही सबको हैरानी हुई। वो भी गाओ जुनहाओ की तरह राक्षस बन गई है, यानी हमसे बदला लेने आई है क्या? अगर बदला लेना है तो गाओ शाओली से ले, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो बस पहले झाओ शाओलू के साथ एक ही कमरे में रहती थी। कुछ लड़कियां घबराहट में फुसफुसाने लगीं। लगता था उन्होंने पहले कभी झाओ शाओलू के साथ कुछ गलत किया था। क्लासरूम का दरवाजा 3 बार जोरदार तरीके से टकराया गया। मैंने अपने हाथ की पानगु कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली। झाओ शाओलू बदला लेने आई हो या कुछ और, अगर उसने मुझ पर या शिया वानरों पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं बिना एक पल सोचे उसका सिर काट दूंगा। गाओ शाओली अपना सिर दोनों हाथों में छुपाए क्लासरूम के कोने में सिमटी बैठी थी। दरवाजा खोलो ना मेरी प्यारी सहेलियों, तुम लोग तो मेरे साथ खेलना बहुत पसंद करती थीं, अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? झाओ शाओलू की आवाज में हंसी थी, लेकिन वो आवाज बेहद डरावनी लग रही थी। धक्के लगातार जारी थे। अगले ही पल दरवाजा जोर से टूटकर खुल गया और दरवाजे पर एक इंसान जैसा राक्षस आ खड़ा हुआ। हे अब मिल गई तुम सब, झाओ शाओलू हंसते हुए बोली। फिर अपने 8 पैरों को एक साथ हिलाते हुए पल भर में क्लासरूम के अंदर घुस आई। बदलने के बाद झाओ शाओलू का शरीर पहले से कई गुना बड़ा हो चुका था। उसके अंदर आते ही पूरा क्लासरूम जैसे उसी से भर गया। शाओलू मुझे माफ कर दे। गाओ शाओली को समझ आ गया था कि आज वो बच नहीं पाएगी, इसलिए वो सीधा झाओ शाओलू के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। माफी? क्या तूने कभी उस दिन के बारे में सोचा था? अब मुझसे माफी मांग रही है, कितनी हास्यास्पद बात है। झाओ शाओलू के चेहरे पर पागलपन झलक रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे वो दर्द फिर से याद आ गया था जिसने उसकी मानसिक हालत पूरी तरह बिगाड़ दी थी। और अब जब उसके पास बदला लेने की ताकत आ गई थी तो वो बेहद उत्तेजित हो उठी थी। हाँ, यही सब उसी ने किया था। तभी गाओ शाओली की एक और रूममेट आगे आई और आग में घी डालते हुए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ खिसकने लगी। तू बच नहीं सकती। झाओ शाओलू की आंखों में चमक आई। एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये देखकर मुझे हैरानी हुई। झाओ शाओलू शायद मकड़ी खाकर बदली थी, लेकिन वो पहले से ही चीजों को अपनी मानसिक ताकत से नियंत्रित कर पा रही थी, यानी वो लगभग टॉप लेवल के करीब पहुंच चुकी थी। झाओ शाओलू का ध्यान मेरी तरफ नहीं गया। वो पल भर में उस भागने की कोशिश करती लड़की के सामने पहुंच गई और अपने पंजे से नीचे की तरफ वार करके उस लड़की के शरीर को 2 हिस्सों में चीर डाला। उसने एक हिस्सा उठाकर मुंह में डाला और चबाने लगी। ये खूनी नजारा देखकर कई क्लासमेट्स की तबीयत बिगड़ गई। गाओ शाओली को न जाने कहां से हिम्मत आई। उसने जमीन पर पड़ा एक डेस्क का पैर उठाया और झाओ शाओलू की तरफ दौड़ी। उसके पैर पर जोरदार वार किया। झाओ शाओलू को गाओ शाओली के इस हमले का एहसास हुआ। उसने हंसते हुए गाओ शाओली को हवा में उठा लिया। तुझे इतनी जल्दी क्या है? कहते हुए उसने धीरे धीरे गाओ शाओली को अपने मुंह के पास लाना शुरू किया। अपनी मजबूत मानसिक ताकत से उसने गाओ शाओली को जकड़ रखा था। चाहे वो कितनी भी छटपटाए, कुछ फायदा नहीं हुआ। एक ही काटने में गाओ शाओली से खून बहने लगा। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे क्लासरूम में गूंज उठीं। करीब 10-15 सेकंड में ही झाओ शाओलू ने गाओ शाओली का आधे से ज्यादा शरीर खा लिया, लेकिन अपना बड़ा बदला पूरा करने के बाद भी उसका वहां से जाने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उसकी नजरें अब मुझ पर और शिया वानरों पर टिक गईं, जैसे उसका मन अभी भरा न हो। तुम दोनों तो काफी स्वादिष्ट लग रहे हो। हम दोनों जागृत हो चुके थे और झाओ शाओलू की नजर में हम बस एक लजीज भोजन जैसे थे। अपना बदला पूरा करने के बाद अब उसका अगला निशाना सीधा मैं और शिया वानरो बन गए थे। मैंने अपनी स्वर्ग चीरने वाली कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली, लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार। अगर झाओ शाओलू हम पर नजर न डालती तो मेरा उससे कोई झगड़ा करने का इरादा नहीं था। राक्षस बनने से पहले झाओ शाओलू भी एक बदकिस्मत दुखी लड़की ही थी, लेकिन अब जब उसने मुझ पर बुरी नजर डाल ही दी थी तो उसका सिर काटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। झाओ शाओलू पागलों जैसी हंसी हंसते हुए, जैसे मेरी बात सुनी ही ना हो, अपने दोनों हाथों के नाखूनों से लंबे और तेज पंजे निकालकर हवा में ही मेरी तरफ वार करने लगी। मैंने एक गहरी गुर्राहट के साथ अपनी स्वर्ग चीरने वाली कुल्हाड़ी को बगल से घुमाकर वार किया। इतनी जबरदस्त ताकत से पूरा क्लासरूम कांप उठा। हवा में कड़कड़ाहट की आवाज गूंज उठी। मेरी कुल्हाड़ी सीधा झाओ शाओलू के पंजों से टकराई। टकराते ही चिंगारियां बिखर गईं। इतने जोरदार टकराव से झाओ शाओलू 2 कदम पीछे हट गई। उसका प्यारा पंजा घायल हो गया था और वो तुरंत पागलपन की हालत में चली गई। झाओ शाओलू ने सिर उठाकर गुस्से से दहाड़ लगाई, जैसे उसे अब मैं भी वही लोग लग रहा हूं जिन्होंने उसे पहले सताया था। गुस्से में उबलते हुए उसने अपना खूनी मुंह पूरा खोल दिया। उसके काले मुंह के अंदर कुछ हलचल हुई और फिर मोटे मोटे सफेद धागे उसके मुंह से तेजी से निकलने लगे, जिन पर हल्के हरे रंग का जलाने वाला चिपचिपा पदार्थ भी लगा हुआ था। ये झाओ शाओलू के बदलने के बाद मिली खास मकड़ी के जाल वाली ताकत थी। उसका जाल एक बड़े जाल के रूप में बुनकर सीधा मेरी तरफ बढ़ने लगा।
मेरी आंखों में सुनहरी चमक कौंध गई। मेरे शरीर के अंदर की ऊर्जा तेजी से घूमने लगी। इतने बड़े दायरे में हो रहे इस हमले से इतनी तंग जगह में बच पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन यही तो मौका था। ये देखते ही मैंने अपनी जगी हुई ताकत आजमाने का फैसला किया। मेरे शरीर से तेजी से पीली सुनहरी रोशनी की लहरें उठने लगीं, जो कुछ ही पलों में मेरे हाथ की स्वर्ग चीरने वाली कुल्हाड़ी के चारों तरफ लिपट गईं। मैंने अपनी कुल्हाड़ी आसमान की तरफ सीधी उठाई। आसपास की पूरी जगह कांपने लगी, जैसे पूरी इमारत में भूकंप आ गया हो। कमरे की मेजें हिलने लगीं, आसपास की खिड़कियां भी टूट फूट गईं। ठीक उसी वक्त जब वो मकड़ी का जाल मुझे पूरी तरह लपेटने ही वाला था, मैंने अपनी कुल्हाड़ी नीचे की तरफ पूरी ताकत से घुमाई। कुल्हाड़ी से निकली एक जबरदस्त ताकत सीधा उस जाल पर जा गिरी। भले ही वो मकड़ी के धागे इंसानी जांघ जितने मोटे थे, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी के सामने वो ऐसे कट गए जैसे चाकू से खीरा कटता है। एक ही पल में पूरा जाल टूटकर बिखर गया, बिल्कुल भी रुकावट नहीं डाल पाया। जाल को काटने के बाद कुल्हाड़ी सीधा झाओ श्याओलू के शरीर पर जा लगी। उसके कंधे से लेकर पूरा शरीर दो हिस्सों में कट गया। खून की धार बह निकली। झाओ श्याओलू दर्द से खौफनाक चीख मारने लगी। इतनी बुरी तरह घायल होने की वजह से उसके मन में पीछे हटने का ख्याल आने लगा। तभी उसके दिमाग से मानसिक तरंगें निकलनी शुरू हुई, जिसे महसूस करते ही वहां मौजूद बाकी सामान्य स्टूडेंट्स सिर पकड़कर दर्द से जमीन पर बैठ गए। मैं भी इस सीधे हमले से थोड़ा चौंक गया, क्योंकि मानसिक हमले का सामना मैंने पहली बार किया था। इसी बीच बाहर मौजूद बाकी राक्षस भी झाओ श्याओलू की उस मानसिक तरंग से प्रभावित होकर पागलों की तरह अंदर घुस आए, जैसे मुझे अपने हाथों से चीर देना चाहते हों। तुम लोग जिए को हाथ नहीं लगाओगे। शिया वानरों ने देखा कि राक्षस मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। उसकी नजरें ठंडी हो गईं। उसने अपनी नीली दिव्य तलवार घुमाई। तलवार से बिजली की छोटी छोटी चिंगारियां निकलकर तलवार के चारों तरफ घूमने लगीं। राक्षसों के मेरे पास पहुंचने से पहले ही शिया वानरों किसी परछाई की तरह आगे बढ़ गई। एक जोरदार बिजली का वार हुआ। सांप जैसी मोटी मोटी बिजली की धाराएं राक्षसों की तरफ बढ़ीं। एक एसेंस सोख चुकी शिया वानरों अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। सिर्फ उसकी बिजली की चपेट में आकर 4-5 राक्षस तुरंत मारे गए। फिर उसने अपनी तलवार घुमाई और एक झटके में ढेर सारे राक्षसों का सफाया कर दिया। उसके सामने ये राक्षस ऐसे कट रहे थे जैसे कोई सब्जी काट रहा हो। कुछ ही बिजली के वारों में गलियारे में मौजूद सारे राक्षस साफ हो चुके थे। जो भी चीज मुझे नुकसान पहुंचा सकती थी, शिया वानरों उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। चेंजिए, अब तुम पूरी तरह मेरे कब्जे में हो। अब तुम बच नहीं सकते। बुरी तरह घायल झाओ श्याओलू न जाने कहां से ताकत जुटाकर अपने पंजे से मुझ पर वार करने आई। क्या तुझे लगता है तू सच में मुझे कंट्रोल कर सकती है? जो मैं अभी तक हैरान खड़ा था, अचानक मेरे शरीर से दो पीली भूरी ऊर्जा की धाराएं फूट पड़ी। ये मेरी एक और खास ताकत थी, शुद्ध और गंदी ऊर्जा को अलग करने वाली शक्ति। झाओ श्याओलू की यह हल्की सी मानसिक ताकत, अगर मैं अभी अपनी ताकत को अच्छे से परख नहीं रहा होता तो शायद उसे मुझे छूने का भी मौका नहीं मिलता। जैसे ही वो पीली भूरी ऊर्जा निकली, मैं तुरंत होश में आ गया, बल्कि मेरी आंखें पहले से भी ज्यादा तेज चमकने लगीं। ये कैसे हो सकता है? मेरी मानसिक ताकत तो मेरे जैसे बाकी म्यूटेटेड जीवों में सबसे तगड़ी है। तू इसे कैसे तोड़ सकता है? झाओ श्याओलू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। भारी नफरत की वजह से शुरुआती दौर में जिन राक्षसों के पास मानसिक ताकत होती थी, उनमें झाओ श्याओलू का दर्जा वाकई ऊपर से गिना जाता था। आमतौर पर कोई भी जागृत इंसान अगर सीधे उसकी चपेट में आ जाता तो शायद काफी देर तक बेहोश ही पड़ा रहता, लेकिन मैंने तो बस कुछ ही पलों में उसका असर खत्म कर दिया था। ये देखकर वो अंदर तक हिल गई। मैं हल्के से मुस्कुराया। ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं समझी। मैंने अपनी हल्की सी ऊर्जा कुल्हाड़ी में डाली, अपने घुटने मोड़े और अगले ही पल एक पीली बिजली जैसी चमक कौंधी। पहले से आधी कटी झाओ श्याओलू का शरीर पल भर में खून की बारिश में बदल गया। मांस के टुकड़े पूरे क्लासरूम में बिखर गए। खून की वो बारिश थमते ही वहां मौजूद कई क्लासमेट्स को होश आ गया। इस राक्षसों से भरी बर्बाद दुनिया में जिनके पास कोई खास ताकत नहीं जगी थी, अब उन्हें समझ आ गया था कि उनकी जिंदगी बचाने का इकलौता रास्ता है मुझसे और शिया वानरों से चिपके रहना। अगर हम दोनों उनके साथ थोड़ी भी पुरानी क्लासमेट वाली हमदर्दी रखते तो शायद उनके जिंदा बचने की उम्मीद बन सकती थी। खून की बारिश के बाद झाओ श्याओलू की जगह पर एक सफेद रंग का क्रिस्टल दिखाई दिया। जैसा अंदाजा था, ये भी एक ताकत बढ़ाने वाला टुकड़ा था। साथ ही उस जगह पर दो काले धुएं जैसी परछाइयां घूम रही थीं। ये शायद झाओ श्याओलू के मरने से पहले की नफरत और गुस्सा था। कुछ देर बाद वो दोनों काली परछाइयां खिड़की से बाहर निकल गईं और दुनिया में कहीं गायब हो गईं। मैंने अपनी कुल्हाड़ी वापस समेटी और एक हल्की सी सांस ली। शिया वानरो घबराई हुई मेरा हाथ पकड़कर मुझे चारों तरफ से जांचने लगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब मैं मानसिक ताकत की चपेट में था और झाओ श्याओलू मुझे पकड़ने ही वाली थी, तब उसकी जान हलक में अटक गई थी। कुछ नहीं हुआ। मैंने प्यार से शिया वानरों के सिर पर हाथ फेरा।
ये लड़की पिछले जन्म की तरह अब भी उतनी ही मेरी फिक्र करती थी। मैंने उसे थोड़ा सहलाकर शांत किया। मैंने झाओ श्याओलू के मरने के बाद बचे उस क्रिस्टल को उठा लिया। इस क्रिस्टल के अंदर सफेद रंग के साथ हल्की सी लाल चमक भी झलक रही थी। ये शायद एक शुरुआती दर्जे की स्पिरिट एसेंस थी जो मुझे लगा कि मुझे और मजबूत बना सकती है। मैंने उसे हाथ में पकड़ा और मन ही मन उसे सोखना शुरू कर दिया। पल भर में एक सफेद रोशनी मेरे शरीर के अंदर समा गई। तुरंत मुझे एक अजीब सी राहत महसूस हुई, जैसे मेरे शरीर का हर हिस्सा सांस ले रहा हो। मेरे अंदर की ऊर्जा और भी बढ़ गई। आखिर एक शुरुआती दर्जे का क्रिस्टल था। इसने मुझे सीधा दूसरे लेवल के जागृत स्तर के सबसे ऊपर पहुंचा दिया। चूंकि मेरे अंदर पानगु का मिला जुला खून वाली खास ताकत थी, इसलिए क्रिस्टल सोखने के बाद मेरी तरक्की भी दूसरों से कहीं ज्यादा तेज थी। इस दुनिया के शुरुआती दौर में आम इंसान अगर एक शुरुआती क्रिस्टल सोखे तो शायद बस दूसरे लेवल की शुरुआत तक ही पहुंच पाता, लेकिन मैं सीधा दूसरे लेवल के टॉप पर पहुंच गया। जे, अब आगे हमें क्या करना है? शिया वानरों ने आसपास खून से सने माहौल को देखते हुए मेरी बांह पकड़कर पूछा। यह डरावना और अजीब मंजर मेरे लिए भी पहली बार था। दिमाग में अभी आगे की कोई ठोस योजना नहीं थी। अब हम जाग चुके हैं। आगे का काम है खुद को और मजबूत बनाना। इस बर्बाद दुनिया में जागृत होने वालों को ताकत तो मिलती है, लेकिन साथ ही उन्हें ताकत के साथ साथ खतरे भी झेलने पड़ते हैं। जैसे जैसे ये तबाही आगे बढ़ेगी, राक्षस लगातार इंसानों और एक दूसरे को खाकर और भी ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। हमें जो भी राक्षस मिलेंगे वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होते जाएंगे। जिंदा रहने के लिए हमें भी लगातार खुद को मजबूत बनाना होगा। मेरी आंखों में सुनहरी चमक थी। मेरी बात सुनकर शिया वानरो भी सोच में पड़ गई। उसे ये तो ठीक से समझ नहीं आया कि खुद को कैसे मजबूत बनाया जाए, लेकिन उसे बस इतना पता था कि उसे मेरे साथ रहकर मुझे बचाना है और जो भी चीज मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी उसे खत्म करना है। झाओ श्याओलू के मरने के बाद फैली खून की बदबू ने स्कूल भर के राक्षसों का ध्यान खींच लिया था। उसके जैसे ऊंचे दर्जे के राक्षस का मांस बाकी राक्षसों के लिए किसी बड़े तोहफे जैसा होता था। खून की बू सूंघते ही वो सब हमारे क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगे। मैंने शिया वानरों का हाथ पकड़ा और वहां से निकलने का इरादा किया। चेनजिए, मुझे भी साथ ले चलो। मेरे पापा गुआंग याओ ग्रुप के डायरेक्टर हैं। मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मिल जाएंगे। क्लास का अमीर लड़का हुआंग थियन आगे आकर बोला। हुआंग थियन के घर वाले सच में बहुत अमीर थे। वो रोज मर्सिडीज एस क्लास में स्कूल आता था, लेकिन अमीर घरों के इन लड़कों की नजर में हमेशा पैसा ही सब कुछ होता है। उन्हें लगता है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। हास्यास्पद बात है, दुनिया खत्म हो चुकी है और तुझे लगता है अब भी पैसों की कोई कीमत बची है? मैं हल्के से मुस्कुराया। हुआंग थियन वाकई बहुत भोला था। मेरा ये रवैया देखकर हमेशा से घमंडी हुआंग थियन को गुस्सा आ गया। चेनजिए, तू तो बस एक कंगला है। तेरे माँ बाप जल्दी मर गए। तू 3-3 पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ाई कर रहा था। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरे चेहरे पर सख्ती आ गई। इतनी सख्ती देखकर हुआंग थियन डर के मारे चुप हो गया। जीने का मन नहीं है क्या? चल मैं तुझे रास्ता दिखा देता हूँ। मैंने हुआंग थियन का कंधा पकड़कर हल्के से जमीन पर धकेला। अगले ही पल वो जमीन पर मुंह के बल गिरा पड़ा, बेहोश, बिना किसी जान के। ये देखकर पास खड़े बाकी क्लास में डर के मारे पीछे हट गए। सहमी नजरों से मुझे देखने लगे। इस वक्त मेरे लिए किसी को मारना चींटी मसलने जितना आसान हो चुका था। हुआंग थियन को ठिकाने लगाने के बाद मैं शिया वानरों को लेकर क्लासरूम से बाहर निकल गया। वो दोनों तो चले गए, अब हमारा क्या होगा? नहीं, हमें किसी भी हाल में जिंदा रहना है। चलो हम चेनजिए के पीछे पीछे चलते हैं। इसी में हमारी जिंदा बचने की उम्मीद है। थोड़ी बातचीत के बाद बाकी क्लासमेट्स ने क्लासरूम से डेस्क के पैर और झाड़ू जैसे हथियार उठाए और मेरे पीछे पीछे चलने लगे। पीछे आते इन क्लासमेट्स को देखकर मैंने उन्हें भगाया नहीं। एक तो आखिर ये मेरे पुराने क्लासमेट ही थे, उन्हें साथ आने दिया। बस इतना ध्यान था कि वो मेरे रास्ते में रुकावट न बने। दूसरा, इतने सारे लोगों के साथ होने से ज्यादा राक्षस आकर्षित होंगे और मुझे तो वैसे भी इन्हीं राक्षसों को मारकर अपनी ताकत बढ़ानी थी, तो इन क्लासमेट्स का साथ होना मेरे लिए फायदे का ही सौदा था। रास्ते में गलियारे के कुछ राक्षसों को खत्म करने के बाद मैं स्कूल की कैंटीन के पास पहुंचा। वहां जो भी खाने पीने का सामान मिला मैंने अपने बैग में भर लिया। बाकी क्लासमेट्स को भी पता था कि सामान इकट्ठा करना जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ वही सामान उठाने की हिम्मत करते जो मैं छोड़ देता। पूरी कैंटीन खंगालकर 2 बड़े बैग भरने के बाद ही मैं वहां से निकला। तभी क्लास का पुराना स्पोर्ट्स मॉनिटर लिन शियू लालच भरी नजरों से मेरे पास दौड़ता हुआ आया। चैन भाई, देखो मेरा शरीर कितना मजबूत है। सामान मुझे उठाने दो। आप और भाभी बस आराम से चलिए। लिन शियू पूरी विनम्रता के साथ चेहरे पर उम्मीद लिए बोला। उसकी ये हालत देखकर वैसे भी सामान तो उठाना ही था, इसलिए मैंने सामान उसे थमा दिया। लेकिन अगर उसने जरा सी भी बेईमानी करने की कोशिश की तो मैं उसे फौरन खत्म कर दूंगा। क्लास 3 के लोग जैसे ही सामान लेकर कैंटीन से बाहर निकले, हमें एक भीड़ ने घेर लिया। मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये क्लास 6 का मॉनिटर झाओ हूं था। ये झाओ हूं पहले से ही स्कूल में अपने घमंडी और गुंडागर्दी वाले स्वभाव के लिए मशहूर था। अगर समझदार हो तो चुपचाप सामान यहीं रख दो। हमारे बॉस के पास तो पहले से ही खास ताकत जग चुकी है।
थोड़ी देर पहले ही झाओ हू की भी खास ताकत जग चुकी थी, जिसकी मदद से उसने क्लास 6 के कई लोगों को मुश्किल से बचाया था और साथ ही बचे हुए क्लासमेट्स को अपने गुर्गे भी बना लिया था। तभी लिन शियू, जो 2 बड़े थैले खाने के सामान के लेकर चल रहा था, मेरी तरफ मुड़कर देखने लगा। मेरे इशारे के बिना वो सामान दूसरों को देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तुम क्लास 6 वाले तो हमेशा से ही बड़ी अकड़ दिखाते हो, ये सामान मैंने खुद इकट्ठा किया है, तुम्हें क्यों दूं? मैंने भौहें सिकोड़ी। मुझे ऐसे लोग जो कमजोरों पर रौब जमाते हैं बिल्कुल पसंद नहीं थे। झाओ हू का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर भींच ली। तभी उसकी पीठ के पीछे से 2 विशाल पंख निकल आए, जिन पर सफेद रंग के धब्बे भी दिख रहे थे। लगता है इस झाओ हू ने तबाही आने से पहले कोई 7 धब्बों वाला लेडी बर्ड गुबरेला खाया था। इसी वजह से उसमें ये बदलाव आया। झाओ हू की पीठ के पंख अचानक जोर से फड़फड़ाए और वो किसी उल्कापिंड की तरह मेरी तरफ झपटा। मैंने हल्के से अपना हाथ हिलाया। मेरी स्वर्ग चीरने वाली कुल्हाड़ी तुरंत मेरे हाथ में आ गई। कुल्हाड़ी के चारों तरफ एक जबरदस्त रहस्यमयी ऊर्जा घूमने लगी। मैं अब लेवल 2 तक पहुंच चुका हूं। अब देख मेरी असली ताकत, झाओ हू गरजते हुए घमंड से बोला। साथ ही उसके शरीर की मांसपेशियां फूलने लगीं, धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं, जिससे वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर दिखने लगा। मैं बिना डरे झाओ हू को घूरता रहा, अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़े हुए। एक ठंडी चमक के साथ मैंने सीधा उसके चेहरे की तरफ वार किया। कुल्हाड़ी झाओ हू के लोहे जैसे सख्त हाथ पर जा टकराई। इतनी जबरदस्त ताकत बर्दाश्त न कर पाने की वजह से झाओ हू पीछे की तरफ लड़खड़ा गया, फिर भी जबरदस्ती अपने आप को संभालते हुए बहादुरी दिखाने की कोशिश करने लगा। बॉस, जोश में आ जाओ, इसे धूल चटा दो। झाओ हू के गुर्गे जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि झाओ हू पर अभी कितना दबाव पड़ रहा था। अभी तो बस पहली टक्कर हुई थी, लेकिन झाओ हू को महसूस हो गया था कि उसका लोहे जैसा मजबूत मुक्का जैसे किसी विशाल पहाड़ से जा टकराया हो। तस से मस नहीं हुआ। मेरी कुल्हाड़ी के वार से पीछे धकेला गया झाओ हू अपने दोनों हाथों को कांपता हुआ महसूस कर रहा था। अब हार मानने में भी उसे देर हो चुकी थी, क्योंकि अगर वो अभी हार मान लेता तो आगे चलकर उसकी कोई इज्जत नहीं बचती। झाओ हू ने अपने चेहरे पर सख्ती लाते हुए एक जोरदार दहाड़ लगाई। दिखने में तो वो पूरे जोश में लग रहा था, लेकिन असल में वो बस खुद को हिम्मत दिला रहा था। उसने अपने लोहे जैसे काले मुक्कों से दोबारा मुझ पर वार करने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुछ करने से पहले ही शिया वानरो बीच में कूद पड़ी। उसके पूरे शरीर पर कवच जैसा बख्तर चढ़ा हुआ था। हाथ में तलवार से बिजली की चमक निकल रही थी। उसने सीधा अपनी तलवार झाओ हू की तरफ तान दी। झाओ हू को जैसे ही एक जबरदस्त ऊर्जा की लहर महसूस हुई, उसके पूरे बदन में ठंडा पसीना छूट गया। उसने बस अपने हाथों को आगे करके किसी तरह उस वार को रोकने की कोशिश की। शिया वानरों की तलवार सीधा झाओ हू के लोहे जैसे मजबूत हाथ पर जा टकराई। इस बार का वार बेहद तेज और खतरनाक था। साथ में बिजली भी थी, जिसकी वजह से झाओ हू के दोनों हाथ झलकर लाल पड़ गए। तुम दोनों पति पत्नी मिलकर 2-2 हाथ करना, ये तो बेशर्मी है। झाओ हू का एक गुर्गा नाराज होकर बोल पड़ा, लेकिन शिया वानरों की एक कड़ी नजर पड़ते ही वो झाओ हू के पीछे जाकर छुप गया। वानरों, तुम पीछे हटकर आराम करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैं शिया वानरों के आगे आकर खड़ा हो गया। मुझे भी देखना था कि दूसरे लेवल के टॉप पर पहुंचने के बाद मेरी ताकत में कितना इजाफा हुआ है। जी, शिया वानरों ने चिंता भरी आवाज में पुकारा। मुझे इतनी दृढ़ता से खड़ा देखकर वो चुप रह गई, कुछ नहीं बोली। वो मुझे बचाना चाहती थी, लेकिन जब मैं खुद कुछ करना चाहूं तो वो कभी बीच में नहीं आती थी। चूंकि मैं अकेला ही सामना करना चाहता था, इसलिए वो पीछे खड़े होकर बस देखती रही। ये मत सोचो कि तुम जीत चुके हो। तुझे मारने के बाद मैं तेरे पीछे खड़ी उस छोकरी को भी अच्छे से देख लूंगा। 2 बार पीछे धकेले जाने के बावजूद झाओ हू का हौसला बिल्कुल कम नहीं हुआ था। उसकी पीठ के मुलायम पंख जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। उसने अपनी रफ्तार पूरी तरह बढ़ा दी और सीधा मेरी तरफ टकराने के लिए झपटा। 7 धब्बों वाले लेडी बर्ड की ताकत की वजह से उसका शरीर अब हीरे जैसा सख्त हो चुका था। झाओ हू को यकीन था कि मेरी टूटी फूटी सी कुल्हाड़ी से उसकी इतनी मजबूत सुरक्षा को तोड़ पाना नामुमकिन है। उसे लगता था अगर मैं उसकी सुरक्षा नहीं तोड़ पाया तो देर सबेर वो मौका पाकर मुझे मार गिराएगा। मैंने जोर से गरजते हुए अपनी स्वर्ग चीरने वाली कुल्हाड़ी उठाई। मेरा लेवल बढ़ने के साथ साथ अब जब मैं आसमान चीरने वाला वॉर करता तो कुल्हाड़ी के चारों तरफ एक अजीब सी ऊर्जा की परत उभर आती। मेरी कुल्हाड़ी ठीक निशाने पर सीधा झाओ हू के शरीर पर जा गिरी। एक के बाद एक ताकतवर ऊर्जा की लहरें चारों तरफ फैल गईं, जिससे हवा में तूफान जैसा माहौल बन गया। कुछ ही पलों में झाओ हू के सख्त पंख टुकड़े टुकड़े होकर हवा में बिखर गए। उसकी वो अभेद्य सुरक्षा टूट चुकी थी। वो तो खास तौर पर सुरक्षा वाली ताकत पर ही भरोसा करता था, लेकिन वो मेरे एक ही वार को झेल नहीं पाया। अपना इकलौता हथियार खो देने के बाद झाओ हू का शरीर बेहद कमजोर पड़ गया। इसके बाद मैंने अपनी कुल्हाड़ी सीधी ऊपर से नीचे घुमाई, जिससे झाओ हू का एक हाथ कटकर अलग हो गया। चारों तरफ खून बिखर गया। बॉस हार गए। झाओ हू के पीछे खड़े कुछ गुर्गे अभी भी उसका साथ देने की कोशिश कर रहे थे। वहीं कुछ मेरे सामने झुकने को तैयार दिख रहे थे। मान गया, मैं हार गया, तुम बड़े दिल वाले हो, मुझे माफ कर दो। झाओ हू दर्द से अपना घाव पकड़े हुए मुझसे माफी मांगने लगा। जिंदा रहने के लिए वो अपनी सारी इज्जत भी छोड़ने को तैयार था।
मुझे तो तुम्हारा वो अकड़ू वाला अंदाज ही ज्यादा पसंद था। मैं अपनी कुल्हाड़ी थामे धीरे धीरे झाओ हूं की तरफ बढ़ा। उसे छोड़ देना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इस बर्बाद दुनिया में अपने लिए दुश्मन पालना कोई अच्छी आदत नहीं है। मेरे कदम बढ़ते देखकर झाओ हूं के चेहरे पर हद से ज्यादा खौफ छा गया। तूने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? अब तू मरा समझ। मेरा भाई तो नीले ड्रैगन गैंग का है। झाओ हूं पूरी ताकत से चीखा, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी के कान नहीं होते जो उसकी बात सुने। मैंने हल्के से एक झटका दिया और झाओ हूं का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। झाओ हूं के पीछे खड़े उसके सारे गुर्गे हैरान रह गए। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनका भरोसेमंद बॉस एक ही वार में मारा गया। वैसे भी वो सब स्टूडेंट्स ही थे। झाओ हू के प्रति उनकी वफादारी उतनी गहरी नहीं थी जितनी दिखती थी। इस इंसान भक्षी दुनिया में किसी का भी साथ देना एक जैसा ही था। तो 5-6 लोगों का वो पूरा ग्रुप फौरन मेरे सामने घुटनों के बल आ गिरा। चैन भाई, हम पहले झाओ हूं की बातों में आ गए थे। अब जब वो मर चुका है तो हम आपके साथ रहना चाहते हैं। कृपया हमें अपना लीजिए। ये सारे स्टूडेंट्स जिंदा रहने के लिए अपनी सारी चालाकी इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये मेरे साथ रहें या न रहें। अगर वो मेरे साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। बेहतर यही होगा कि ये मेरे लिए और राक्षसों को आकर्षित करें। अगर आगे चलकर हालात थोड़े स्थिर हो जाएं, तो शायद इन्हीं लोगों से अपनी खुद की एक टीम भी बनाई जा सकती है। शुक्रिया चेन भाई। एक चालाक लड़का मेरा रवैया भांपते हुए बार बार शुक्रिया कहने लगा। फिर शर्मिंदा होकर जाकर क्लास 3 के बाकी स्टूडेंट्स के पीछे खड़ा हो गया। बाकी के भी उसके पीछे पीछे चले गए। इस तरह मुझे 5-6 और गुर्गे मिल गए। झाओ हू को मारने के बाद मैंने आगे बढ़कर उसकी लाश को कुरेदा। जैसा सोचा था, इस दर्जे के जागृत इंसान के अंदर से मिलने वाली एसेंस भी कम दर्जे की ही निकली। लेकिन फिर भी छोटी सी मक्खी का मांस भी आखिर मांस ही होता है। सोचकर मैंने वो एसेंस उठा ली और मन ही मन उसे सोख लिया। अफसोस, इससे मिलने वाली ऊर्जा बहुत ही कम थी, बस इतनी कि मेरी दूसरे लेवल की टॉप वाली अवस्था में हल्की सी हलचल हुई। तुम नए लोग 3 मिनट में कैंटीन से जितना सामान इकट्ठा कर सको कर लो। इसके बाद हमारा अगला निशाना होगा शहर का अस्पताल। मैंने पीछे खड़ी कैंटीन की तरफ इशारा करते हुए ठंडी आवाज में कहा। अगर मुझे सही याद है तो शहर के अस्पताल में एक शुरुआती दौर का बॉस राक्षस मौजूद होगा। अपनी ताकत तेजी से बढ़ानी है तो लगातार अपने से बड़े राक्षसों से भिड़ना जरूरी है। इन नए आए लोगों को साथ रखने का एक फायदा ये भी था कि रास्ते में ये राक्षसों को अपनी तरफ खींचेंगे। उस बॉस राक्षस से निपटने के लिए चाहे मेरी खास ताकत कितनी भी तेज क्यों ना हो, फिर भी मुझे कम से कम तीसरे लेवल के आसपास की ताकत चाहिए होगी। नए आए स्टूडेंट्स शुक्रिया कहते हुए फौरन कैंटीन की तरफ दौड़ पड़े। भूखे भेड़ियों की तरह मुफ्त की खरीदारी करने लगे। 3 मिनट बाद मैं इस छोटी सी टीम को लेकर शहर के अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। इस वक्त आसमान में सिर्फ एक लाल बर्फीला चांद टंगा हुआ था, लेकिन इतनी रोशनी काफी थी कि इंसान बाहर का नजारा देख सकें। सड़क पर पहले से ही भयानक अफरा तफरी मची हुई थी। तरह तरह की टूटी फूटी गाड़ियां सड़क पर फंसी पड़ी थीं। कभी कभार कुछ राक्षस इंसानों का पीछा करते नजर आ जाते, लेकिन देखने में वो सब मामूली दर्जे के राक्षस लगते, इसलिए मैंने उनमें हाथ नहीं डाला। किसी और के मामले में बेवजह टांग अड़ाना कभी भी अच्छी आदत नहीं रही। सड़क किनारे खड़ी 2 ऊंची इमारतों पर लगी स्क्रीन पर लगातार खबरें चल रही थीं। इन अजीब राक्षसों के आने की खबर ने बहुत जल्दी सरकार के बड़े अधिकारियों तक हलचल मचा दी थी। वो फौरन इन राक्षसों पर रिसर्च करने में जुट गए थे और लोगों को सावधान रहने की चेतावनी भी दे रहे थे। लेकिन मुझे पता था जब तक वो इन बदले हुए राक्षसों को काबू करने का तरीका ढूंढ पाएंगे, तब तक ज्यादातर इंसान पहले ही मारे जा चुके होंगे। खैर, ये सब अभी मेरी चिंता का विषय नहीं था। इस तबाही के आखिरी दौर में जिंदा रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जाएगा। सिर्फ वही इंसान बचने के लायक होंगे जो खुद को हद से आगे बढ़ाकर मजबूत बना लेंगे। यहाँ तक कि कुछ लोग इसी म्यूटेशन का फायदा उठाकर उस मशहूर अमृता तक भी पहुंच सकते हैं। मैं अपनी छोटी सी टीम के साथ सड़क पर शहर के अस्पताल की तरफ बढ़ रहा था। बचाओ मुझे, बचाओ। थोड़ी ही दूर चलने पर मुझे किसी की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो एक धुआं छोड़ती छोटी सी गाड़ी के नीचे चश्मा पहने एक जवान आदमी दबा हुआ था। उस आदमी का चेहरा बुरी तरह डरावना और भयानक लग रहा था। हमें देखते ही वो जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। मेरे साथ खड़े लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। अगर ये पहले का वक्त होता तो शायद इनमें से कोई भला इंसान उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाता, लेकिन अब ये तबाही का दौर था। यहाँ भलमनसाहत किसी की जान नहीं बचा सकती थी। सिर्फ मेरी बात मानने से ही उनके पास जिंदा बचने का एक मौका था। लेकिन मैं तो बस ठंडी नजरों से उस आदमी का नाटक देख रहा था। क्या तुम लोग स्टूडेंट नहीं हो? इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? जो आदमी अभी तक दर्द से तड़प रहा था, उसका चेहरा अचानक बदल गया। वो हम पर गुस्से से दहाड़ने लगा। अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगा। उसकी सामान्य आंखें अचानक तेज होने लगीं। आंखें एकदम लाल पड़ गईं। उसके सामान्य हाथों पर डरावने हरे नीले शल्क उभर आए। उंगलियों से नुकीले पंजे धीरे धीरे बाहर निकलने लगे और आखिर में उसका सिर बदलकर एक खौफनाक छिपकली जैसे सिर में तब्दील हो गया। ये एक छिपकली की दिशा में बदला हुआ राक्षस था। सिर्फ उसकी आभा से ही मुझे लगा कि ये पहले वाले झाओ श्याओलू से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है।
इतने सारे स्टूडेंट्स, अब तो मेरा पेट भरकर दावत होगी। छिपकली राक्षस लालच भरी नजरों से सबको देखते हुए किसी शैतान जैसी हंसी हंसने लगा, जैसे अगले ही पल वो वहां मौजूद सबको एक एक करके निगल जाएगा। भाई साहब, ये अभी क्यों बदला? अभी तक तो ये बिल्कुल इंसान जैसा ही दिख रहा था। पीठ पर बैग लादे लिन शियू ने हैरानी से पूछा। मेरे साथ रहने की वजह से वो बाकी सबसे ज्यादा शांत था, इस तरह के मंजर से घबराता नहीं था। ये शायद इस छिपकली राक्षस की अपनी खास ताकत है, मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया। मुझे लगा कि ये राक्षस शायद इंसानों की शक्ल में बदलने की काबिलियत रखता है, अपनी मर्जी से जो चाहे वो रूप ले सकता है। ऐसी ताकत छुपकर वार करने में तो काम आ सकती है, लेकिन सीधी लड़ाई में इससे कोई खास फायदा नहीं होता। हमें इतनी शांति से अपनी ताकत पर चर्चा करते देखकर छिपकली राक्षस को जैसे बुरा लगा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई भी हमसे डर ही नहीं रहा। उसे लगा जैसे दूसरे लेवल के टॉप वाले एक ताकतवर राक्षस होने के बावजूद उसकी बेइज्जती हो रही है। चुपचाप मेरा खाना बनने के लिए तैयार हो जाओ। छिपकली राक्षस का चेहरा बेहद खतरनाक हो गया। उसने अपने दाहिने हाथ से एक झटके में पास खड़ी गाड़ी को हवा में उछाल दिया, फिर अपने पंजे जमीन में गड़ाते हुए बेहद तेज रफ्तार से हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसने सबसे पहले नाजुक और खूबसूरत शिया वानरों को निशाना बनाया, ये सोचकर कि इतनी खूबसूरत लड़की का स्वाद सबसे बेहतरीन होगा। शिया वानरों को महसूस हुआ कि छिपकली राक्षस उसी की तरफ बढ़ रहा है। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए अपना स्वर्ग दिव्य कवच बुला लिया। क्या जबरदस्त तेज लड़की है, थोड़ी देर में तुझे आराम से चखूंगा। ये कहते हुए उसकी गहरे हरे रंग की पूंछ शिया वानरों की तरफ तेजी से घूम गई, लेकिन छिपकली राक्षस का वार शिया वानरों तक पहुंच पाता इससे पहले ही एक बिजली की चमक के साथ शिया वानरों वहां से गायब हो गई। उसकी विशाल पूंछ पास खड़ी एक जीप पर जा गिरी। जीप के परखच्चे उड़ गए। भले ही शिया वानरों की ताकत अभी जगी ही थी, लेकिन स्कूल में हुई लड़ाइयों के अनुभव से अब उसकी प्रतिक्रिया भी काफी तेज हो चुकी थी। बदसूरत राक्षस, तेरा अब खात्मा होने वाला है। शिया वानरों ने अपनी तलवार आसमान की तरफ उठाई। श्याओ युए, इसे जकड़ लो। उसकी बात खत्म होते ही उसकी तलवार, जिसे वो श्याओ युए कहती थी, कांपने लगी और एक बिजली की चमक के साथ छिपकली राक्षस को कसकर जकड़ लिया। नीच औरत, मुझे छोड़ दे। छिपकली राक्षस दांत पीसते हुए अपने शरीर को छुड़ाने के लिए लगातार छटपटा रहा था, लेकिन शिया वानरों की ए+ ग्रेड वाली दूसरे लेवल की तलवार से बच निकलना इस छोटे से छिपकली राक्षस के लिए इतना आसान नहीं था। शिया वानरों ने अपनी जानलेवा दिव्य बिजली वाली खास ताकत का इस्तेमाल किया। आसमान से घनी बिजलियां गिरने लगीं और सीधा उसकी तलवार की धार से जुड़ गईं। फिर शिया वानरों ने अपनी कलाई घुमाई। तलवार से एक खौफनाक बिजली की धार सीधा छिपकली राक्षस की तरफ बढ़ी। छिपकली राक्षस डर के मारे अपनी आंखें फाड़े सामने आती उस बिजली को देखता रह गया। इस बर्बाद दुनिया में जीते हुए उसने पहले भी कई जागृत इंसानों का सामना किया था, लेकिन उन सबको उसने बड़ी आसानी से मारकर निगल लिया था। लेकिन शिया वानरों जैसी आसमान से बिजली बुलाने वाली ताकतवर लड़की से उसका सामना पहले कभी नहीं हुआ था। आसमान से छिपकली राक्षस का डरा हुआ चेहरा देखकर शिया वानरों के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये सब चेंज ये भैया की ही बदौलत था। इस तबाही के आने से पहले उन्होंने खुद उसे रात की मोमबत्ती वाली नीली चीज खिलाई थी। बिजली की वो धार जोरदार तरीके से छिपकली राक्षस के शरीर पर जा गिरी। तलवार और राक्षस के बीच एक तेज सफेद रोशनी फैल गई। कुछ पलों बाद वो सफेद रोशनी छोड़ गई। शिया वानरों अपनी तलवार कसकर पकड़े आगे की तरफ देख रही थी। छिपकली राक्षस झुककर भारी भारी सांसें लेता खड़ा था। वो शिया वानरों के इस वार से बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके शल्कों से हल्का हल्का खून रिस रहा था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर के शल्क जबरदस्ती उखड़ जाएंगे। शुक्र था कि उसके पास लाल पत्थर वाला छिपकली कवच नाम की खास ताकत थी, जो थोड़े वक्त के लिए उसके शल्कों की सुरक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ा देती थी। साथ ही इस जगह इंसानों को खाकर वो पहले ही दूसरे लेवल के टॉप तक पहुंच चुका था। इतनी आसानी से मारा जाने वाला नहीं था। तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। छिपकली राक्षस बुरी तरह भड़क गया। उसके चेहरे की मांसपेशियां बेहद डरावनी हो गईं। उसके शरीर के चारों तरफ एक काली सी नफरत भरी ऊर्जा घूमने लगी। इस गुस्से की वजह से उसकी मांसपेशियां भी फूलने लगीं और उसका शरीर बढ़ने लगा। कुछ ही सेकंडों में वो पहले से भी बड़ा हो गया। उसकी खून जैसी लाल आंखें शिया वानरों को नफरत से घूर रही थीं। ये छिपकली राक्षस तो पूरी तरह पागल हो चुका है। क्या शिया दीदी अब भी इसका सामना कर पाएंगी? तुम्हें दिख नहीं रहा? हमारी शिया दीदी तो आसमान से बिजली बुला सकती हैं। इस छोटी सी छिपकली को मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। झोंग नाम का एक लड़का शिया वानरों पर पूरा भरोसा जता रहा था, लेकिन सिर्फ मुझे ही ये समझ आ रहा था कि पिछले वार के बाद शिया वानरों की ताकत अब काफी हद तक कम हो चुकी है। उसे अभी लड़ाई का ज्यादा अनुभव नहीं था। उसने शुरुआत में ही अपना सबसे ताकतवर वार कर दिया था, ये सोचकर कि इसी से वो राक्षस मारा जाएगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सामने वाला राक्षस उससे भी कई दर्जे ज्यादा ताकतवर है और उसके पास सुरक्षा वाली खास ताकत भी है। इस एक वार से वो राक्षस मरा तो नहीं, उल्टा शिया वानरों खुद मुश्किल में फंस गई।
छोकरी, अब तो तू पूरी तरह थक चुकी लग रही है, अब मेरी बारी है। छिपकली राक्षस के पास गजब की रिकवरी पावर थी। बस कुछ पल सांस लेते ही उसकी आधी ताकत वापस आ गई। शिया वानरो भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने दोबारा अपनी खास ताकत जगाई और अपने पैरों के नीचे एक बादल बना लिया, जिस पर सवार होकर वो बेहद तेज रफ्तार से छिपकली राक्षस की तरफ झपटी। लेकिन इस बार उसका हमला पहले से काफी कमजोर था। तुझे लगता है तू अब भी मेरा मुकाबला कर सकती है? मैं तो दूसरे लेवल के टॉप पर हूँ, छिपकली राक्षस मुस्कुराते हुए बोला। उसके दोनों पैरों ने एक साथ जमीन से छलांग लगाई। बिजली जैसी तेज रफ्तार से वो पल भर में शिया वानरों के बिल्कुल सामने पहुंच गया। शिया वानरों ने देखा कि उसके तेज पंजे उस पर वार करने ही वाले हैं। उसने मजबूरन अपनी तलवार आड़े करके उस वार को रोका। जोरदार टक्कर से शिया वानरों पीछे की तरफ धकेली गई। उसके पैर जमीन पर घिसटते हुए काफी दूर तक फिसल गए। तब जाकर वो किसी तरह रुक पाई। ये देखकर कि शिया वानरों अब छिपकली राक्षस के सामने कमजोर पड़ रही है, वो राक्षस उत्साह से चिल्लाते हुए शिया वानरों की तरफ झपटा। अभी तेरी बारी नहीं आई घमंड दिखाने की, मेरी गरजती आवाज गूंजी। साथ ही मेरी स्वर्ग चीरने वाली कुल्हाड़ी हवा में उड़ी और सीधा छिपकली राक्षस के रास्ते में जा गिरी। मैं अभी तक बस लड़ाई देख रहा था, चाहता था कि शिया वानरों को असली मैदान में लड़ने का अनुभव मिले। लेकिन अब जब वो मुश्किल में फंस चुकी थी तो मुझे भी बीच में आना पड़ा। नालायक लड़के, तू भी मुझे रोकने की हिम्मत करता है? जरा सी हिम्मत की तो एक ही पंजे में तुझे टुकड़ों में फाड़ दूंगा। छिपकली राक्षस गुस्से से दहाड़ा। उसे मेरे शरीर से कोई खास ताकतवर ऊर्जा महसूस नहीं हुई थी, इसलिए उसने मुझे बस एक साधारण जागृत इंसान समझ लिया। मैंने हल्के से जवाब देते हुए अपने शरीर के अंदर की पीली भूरी ऊर्जा को बाहर निकालना शुरू कर दिया। एक ऊर्जा उठकर मेरे पूरे शरीर के चारों तरफ फैल गई। मेरी शक्ति भी लगातार बढ़ती जा रही थी। छिपकली राक्षस को महसूस हुआ कि मेरी ऊर्जा भी लगभग उसके बराबर ही है। ये देखकर उसका दिल धड़कने लगा। वो घबरा गया। मैंने अपनी स्वर्ग चीरने वाली कुल्हाड़ी उठाई और बिजली जैसी रफ्तार से छिपकली राक्षस के करीब पहुंच गया। बिना कुछ कहे सीधा उसके सिर पर वार कर दिया। मेरी उस ताकतवर ऊर्जा की लहर ने छिपकली राक्षस को जकड़कर हिलने डुलने तक नहीं दिया। छिपकली राक्षस गुस्से से दहाड़ते हुए फिर से अपनी लाल पत्थर वाला छिपकली कवच वाली ताकत जगाने लगा। लेकिन अफसोस, मेरी कुल्हाड़ी एस ग्रेड की थी और मेरी ताकत भी अब दूसरे लेवल के टॉप तक पहुंच चुकी थी। मेरे इस वार की ताकत शिया वानरों की बिजली वाले वार से भी कहीं ज्यादा थी। जैसे जैसे कुल्हाड़ी नीचे की तरफ बढ़ती गई, हर पल छिपकली राक्षस को मौत बिल्कुल करीब महसूस होने लगी। आखिरकार जब कुल्हाड़ी उसके शरीर से टकराई तो उसे लगा जैसे उसके शरीर का हर एक कण उस भयानक ताकत से चकनाचूर हो रहा हो। उसके शल्कों से भले ही सुनहरी रोशनी निकल रही थी, लेकिन वो सुरक्षा बस कुछ ही पल टिक पाई। तेज कुल्हाड़ी ने पल भर में छिपकली राक्षस का शरीर चीर डाला। एक खौफनाक चीख के साथ वो राक्षस दो हिस्सों में कट गया। तभी उसके शरीर से एक बैंगनी रंग की चमकती गेंद बाहर उछल कर आई। मैं इस चीज को पहचानता था। ये वो चीज थी जो मेरी छद्म रूप वाली कुल्हाड़ी की ताकत बढ़ा सकती थी। मैंने अपनी उंगली से उस बैंगनी रोशनी की तरफ हल्के से इशारा किया। मेरे शरीर से एक पीली भूरी ऊर्जा तेजी से निकली। वो शुद्ध अशुद्ध मिश्रित ऊर्जा उस बैंगनी गेंद को देखते ही खुशी से उसकी तरफ लपकी। पलक झपकते ही उसने उस गेंद को अपने अंदर लपेट लिया और कुछ ही पल में वो बैंगनी गेंद पूरी तरह गायब हो गई। वो ऊर्जा उसे पूरी तरह सोख चुकी थी। उसे सोखने के बाद मेरी शुद्ध अशुद्ध ऊर्जा पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गई और उसकी कुछ ऊर्जा वापस मुझ में भी आ गई। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे लगा जैसे मेरे शरीर में कुछ नया जुड़ गया है। मैंने अपना हाथ मुट्ठी में बांधा और मन में सोचा तो अचानक मेरी त्वचा पर हल्के पीले रंग की चमक बिखेरते हुए बारीक शल्कों की एक परत उभर आई। ये तो उस छिपकली राक्षस की डिफेंस वाली खास ताकत थी। मैं मन ही मन हैरान रह गया। ये शुद्ध अशुद्ध ऊर्जा न सिर्फ उस राक्षस की ऊर्जा वापस मुझे दे सकती थी, बल्कि उसकी खास ताकत भी मुझे दे सकती थी। एक नई ताकत पाकर मैं बेहद खुश हुआ। आमतौर पर हर इंसान के पास सिर्फ वही एक ताकत होती है जो उसकी जागृति के वक्त मिलती है, लेकिन मेरी छद्म रूप वाली कुल्हाड़ी मुझे बार बार नई नई ताकतें दिला सकती थी। मतलब आगे की लड़ाइयों में मेरे पास एक और हथियार होगा। ये देखकर पास खड़े क्लासमेट्स मौका मिलते ही मेरी तारीफों के पुल बांधने लगे। उन्हें अब पूरी तरह समझ आ चुका था कि हालात कितने खतरनाक हैं। चारों तरफ इंसानों को खाने वाले राक्षस थे और जरा सी लापरवाही में कोई भी दूसरा जागृत इंसान उन्हें आसानी से मार सकता था। उनके जिंदा बचने की इकलौती उम्मीद मैं ही था। अगर खाना है तो खा लो। असल में इस बर्बाद दुनिया में राक्षसों का मांस खाने से इंसानों को कुछ फायदे भी मिलते थे। शरीर आम इंसानों से थोड़ा मजबूत हो जाता था, लेकिन मुझे इन राक्षसों के मांस से घिन आती थी, इसलिए मेरा खाने का कोई इरादा नहीं था। लिन शियू सबसे आगे बढ़ा। न जाने कहां से एक छोटा चाकू निकालकर वो खुशी खुशी छिपकली राक्षस की लाश के पास पहुंचा और उसका शरीर काटना शुरू कर दिया। इतने डरावने राक्षस के सामने भी उसने कोई खास डर नहीं दिखाया। कुछ ही मिनटों में उसने पूरी लाश को काटकर अलग अलग हिस्सों का मांस अलग अलग बांट भी लिया। इसी बीच शाम ढलने लगी थी। चारों तरफ अंधेरा घिरने लगा था। मैंने रास्ते में एक होटल ढूंढा, अंदर मौजूद कुछ मामूली दर्जे के राक्षसों को साफ किया और वहीं रुकने का फैसला किया। मैं दूसरी मंजिल पर रुका। वहीं बाकी क्लासमेट्स अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूसरी मंजिल के गलियारे में ही जमीन पर सोने को तैयार हो गए, लेकिन किसी और मंजिल पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।
कमरे में घुसते ही मुझे खिड़की के बाहर से बंदूकों की गोलियों की आवाज सुनाई दी। मैंने पर्दा हटाकर दूर देखा तो पता चला कि एक हथियारबंद टुकड़ी मशीन गनों से लगातार अपनी तरफ आते राक्षसों पर गोलियां बरसा रही थी। वो टुकड़ी गोली चलाते चलाते ही पीछे हटते हुए मेरे इसी होटल की तरफ आ रही थी। बॉस, राक्षसों की तादाद बहुत ज्यादा है, हमें कोई ठिकाना ढूंढना ही होगा, वरना ये राक्षस हमें यहीं मार डालेंगे। पीछे हटते रहो, गोली चलाना मत रोको, आगे एक होटल दिख रहा है, वहीं मोर्चा संभालेंगे। ये लोग गोलियों की बौछार के बीच चिल्लाते हुए मेरे इस होटल की तरफ ही पीछे हट रहे थे। मैं कमरे के अंदर से ये देखकर थोड़ा परेशान हुआ। ये लोग इन खतरनाक राक्षसों को सीधा मेरी तरफ खींच रहे थे, जिससे मुझे भी दिक्कत हो सकती थी। टुकड़ी के आगे खड़े एक मजबूत कद काठी वाले आदमी ने 2 हैंड ग्रेनेड निकाले, अपने मुंह से उनकी पिन खींची और जोरदार तरीके से उन्हें राक्षसों की भीड़ में फेंक दिया। ग्रेनेड के धमाके की जोरदार आवाज से पहले से पागलों की तरह हमला कर रहे राक्षस पल भर के लिए ठिठक गए। इसी थोड़े से मौके का फायदा उठाकर उन 8 लोगों की टुकड़ी ने होटल का दरवाजा धकेला और अंदर घुस आई। कुछ लोगों ने होटल की 2 खिड़कियों पर मशीन गन लगाकर बाहर राक्षसों की भीड़ पर फिर से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ क्लासमेट्स जिज्ञासावश दूसरी मंजिल से सिर बाहर निकालकर देखने लगे। बंदूकधारी टुकड़ी के एक निशान वाले चेहरे वाले आदमी ने तुरंत उन्हें देख लिया। मेरे कुछ क्लासमेट फौरन अंदर की तरफ सिकुड़ गए, लेकिन तब तक वो देखे जा चुके थे। लाओ बा, ऊपर दूसरी मंजिल पर जाकर देख। टुकड़ी का लीडर अपने बगल में खड़े एक मोटे छोटे कद के आदमी की पीठ थपथपाकर बोला, फिर खुद राक्षसों को रोकने में जुट गया। लाओ बा नाम का वो मोटा छोटा आदमी हुक्म मिलते ही अपनी सब मशीन गन उठाकर दूसरी मंजिल की तरफ दौड़ पड़ा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि सारे स्टूडेंट्स मेरे कमरे के आसपास इकट्ठे बैठे हैं। उनमें से कुछ खूबसूरत लड़कियों को देखते ही उसकी नीयत खराब हो गई। उस मोटे आदमी ने अपने होंठ चाटे और बंदूक तानकर उन लड़कियों को निशाना बनाया। इन स्टूडेंट्स ने पहले कभी असली बंदूक इतने कब से नहीं देखी थी। वो सब डर के मारे मेरे कमरे के दरवाजे की तरफ सिकुड़ने लगे। मोटे आदमी की नजर मेरे कमरे के दरवाजे पर पड़ी। इतने सारे स्टूडेंट्स को उस दरवाजे के इर्द गिर्द जमा देखकर उसे शक हुआ कि अंदर शायद कोई और भी खास चीज हो सकती है। उसने बंदूक तानकर कुछ स्टूडेंट्स को वहां से भगाया, फिर दरवाजे पर जोर जोर से लात मारने लगा। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उसने दरवाजे की कुंडी पर 2 गोलियां चला दी और जोर से धक्का देकर दरवाजा तोड़ डाला। दरवाजा खुलते ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं शिया वानरों को अपनी बाहों में ले सामने खड़ा था। शिया वानरों का गोरा और खूबसूरत रूप देखते ही वो मोटा आदमी उस पर मोहित हो गया। उसने बड़े उत्साह से अपनी बंदूक मेरी तरफ तान दी। उसकी नजर में मैं बस एक निहत्था स्टूडेंट था। शायद उसे लगा कि हल्की सी धमकी देते ही मैं डर के मारे कांपने लगूंगा। मुझे अपनी पूरी जिंदगी में एक चीज सबसे ज्यादा नापसंद रही है, वो है कोई मुझ पर बंदूक तान दे। मैं गुस्से से उस मोटे आदमी को घूरने लगा। पिछले जन्म में मुझे बंदूक की नोक पर धमकाकर बहुत कुछ करने को मजबूर किया गया था, इसलिए उसकी ये हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बंदूक तान भी दी तो क्या हुआ, चल उस छोकरी को छोड़ दे, बहरा है क्या, अब वो मेरी हो चुकी है। मोटा आदमी मजाक उड़ाते हुए बोला। उसे लगता था बंदूक होना ही सबसे बड़ी ताकत है। मैं इसे दोबारा नहीं देखना चाहता। मैंने शिया वानरों के कान में धीरे से कुछ कहा, फिर उसे थामे हुए अपना हाथ हटा लिया। मुझे शिया वानरों से दूर होते देख वो मोटा आदमी बेहद खुश हो गया। अच्छा लड़का है, समझदारी दिखाई। हसीना, चल मेरे साथ चल, मैं तुझे इस तबाही में भी अच्छे से जिंदा रखूंगा। उसकी बात खत्म होते ही शिया वानरों के शरीर पर फिर से शल्क उभर आए। उसके पूरे शरीर से बिजली की लहरें उठने लगीं, जो फिर एक बिजली की धार में बदल गईं। मैंने उसे इशारा किया था कि इस आदमी को मार डाले। बिजली चमकते ही उस मोटे आदमी को कुछ समझ आता उससे पहले ही उसे गले में तेज दर्द महसूस हुआ और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा बेजान। लेकिन शिया वानरो यही नहीं रुकी। उसने 2 बिजली की धाराओं से उस मोटे आदमी की लाश को हवा में उठाया, फिर दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ बढ़ी। नीचे राक्षसों से लड़ रही 7 लोगों की टुकड़ी पहले शिया वानरों की खूबसूरती देखकर दंग रह गई, लेकिन अगले ही पल जब उन्होंने अपने साथी का सिर देखा तो उनका गुस्सा आसमान छूने लगा। टुकड़ी के लीडर की आंखों से जैसे आग निकल रही थी। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए अपनी बंदूक शिया वानरों की तरफ तान दी। शिया वानरों ने अपना हाथ हल्के से हिलाया और उस मोटे आदमी की लाश टुकड़ी लीडर के ठीक सामने फेंक दी। अपने साथी की लाश देखकर लीडर गुस्से से कांपने लगा। उसने बिना एक पल सोचे अपनी बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। धड़ाधड़ गोलियों की बौछार शिया वानरों की तरफ बढ़ी, लेकिन उसके सामने ये मामूली हथियार बेहद कमजोर साबित हुए। उसने बस हल्के से अपना शरीर घुमाया और सारी गोलियां आसानी से चकमा दे दी। लेकिन वो लीडर गुस्से में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो लगातार गोलियां चलाता रहा। होटल की पहली मंजिल पर शिया वानरों की ठंडी आवाज गूंजी, जैसे वो उस टुकड़ी लीडर की मौत का ऐलान कर रही हो। अगले ही पल उसकी नीली दिव्य तलवार चमकी और एक बिजली की लहर सीधा टुकड़ी लीडर के शरीर पर जा गिरी। लीडर दर्द से चीखते हुए तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर तड़पने के बाद उसकी सांसें थम गईं। इसके बाद बारी आई उसके बाकी साथियों की। एक एक करके शिया वानरों उन सबकी जान लेती चली गई। पहले वाली शिया वानरों इतनी बेरहम नहीं थी, लेकिन मेरे थोड़े से इशारे भर से वो इतनी आसानी से ये सब करने लगी थी। इस बर्बाद दुनिया में अगर आप दुश्मन पर रहम खाते हैं तो ये अपने आप पर ही सबसे बड़ी बेरहमी होती है।
आखिरी बचे एक छोटे कद के सिपाही को मारने ही वाली थी कि अचानक उसके शरीर से एक सुनहरी पीली रोशनी निकलने लगी और देखते ही देखते उसके शरीर पर हवा से ही कवच के टुकड़े जुड़ते चले गए। कवच पहनते ही उस आदमी गाओ मिंग के चेहरे पर खुशी छा गई। शिया वानरों का चेहरा गंभीर हो गया, उसकी नजरें गाओ मिंग पर टिक गईं। अब गाओ मिंग का पूरा शरीर सुनहरे कवच से ढका था और उसकी ताकत पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। गाओ मिंग के चेहरे पर बेरहमी के भाव आ गए। तभी सीढ़ियों की तरफ से मेरी आवाज गूंजी। मैं धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगा। मेरी आभा शिया वानरों से भी कहीं ज्यादा दबाव डालने वाली थी। हर कदम के साथ गाओ मिंग को महसूस हो रहा था जैसे उसका कवच भी कांप रहा हो। ये पूरी तरह मेरे खास खून की ताकत का असर था। यही मेरे शरीर की खासियत थी। गाओ मिंग ने अपने शरीर को झटका देकर संभाला, अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ में तुरंत एक चमकती हुई तलवार आ गई। ये उनकी जागृत हुई कवच वाली ताकत की खासियत थी। वो कोई साधारण नकली हथियार नहीं बल्कि हवा से ही एक असली रोशनी वाली तलवार बुला सकते थे। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अभी जागृत हुआ और इतनी अकड़ दिखा रहा है। मैं उस नए जागृत इंसान को हिकारत भरी नजरों से देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उससे इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि जागृत होते ही मुझसे टकराने की सोच ली। शायद भी अभी ताकत मिलने की वजह से उसे लग रहा था कि अब वो अजेय हो चुका है। अचानक मिली ताकत से लोगों को अक्सर ऐसा ही भ्रम हो जाता है। गाओ मिंग गुस्से से दहाड़ा और अपनी रोशनी वाली तलवार उठाकर सीधा मेरे सिर पर वार करने आया। मुझे किसी बचाव की भी जरूरत महसूस नहीं हुई। मैंने अपनी स्वर्ग चीरने वाली कुल्हाड़ी बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई, बस हल्के से उसकी तरफ इशारा किया। मेरे शरीर से 2 शुद्ध अशुद्ध ऊर्जा की धाराएं निकलीं और पल भर में गाओ मिंग को पूरी तरह जकड़ लिया। गाओ मिंग उस ऊर्जा में बंध कर गुस्से से अपनी तलवार से लगातार वार करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कई वारों के बावजूद कुछ असर नहीं हुआ। फिर मैंने हवा में ही अपनी मुट्ठी भींची। गाओ मिंग का कवच फौरन टूटने फूटने लगा। जो गाओ मिंग अभी तक खुद पर बेहद भरोसा किए हुए था, अब उसका दिल एकदम बैठ गया। उसे समझ आ गया कि सामने खड़ा ये आदमी उसके बस की बात नहीं है। वो जवाबी हमला करने के काबिल भी नहीं बचा था। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, उसकी कमर के इर्द गिर्द वो ऊर्जा और भी कसती चली गई। गाओ मिंग एक दर्द भरी चीख के साथ छटपटाने लगा। कुछ ही पल में उसका पूरा शरीर बिखर कर टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर वो जमीन पर गिरकर कुछ देर तड़पता रहा। आखिर में उसकी सांसें थम गईं। गाओ मिंग की सांसें पूरी तरह थमने के बाद ही मैंने उसकी लाश को नीचे रखा। उसकी जागृत हुई वो कवच वाली ताकत अब बस एक मजाक जैसी लग रही थी। सीढ़ियों के पास खड़े कुछ हिम्मती स्टूडेंट्स ने ये पूरा नजारा देखा था। सब डर के मारे पसीने पसीने हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि मैं उनकी सोच से कहीं ज्यादा बेरहम हूँ। मैं हल्के से मुस्कुराया, लेकिन मेरी वो मुस्कान उन स्टूडेंट्स को बेहद डरावनी लगी। वो बस बार बार सिर हिलाते रह गए। इस छोटे मोटे झगड़े को निपटाने के बाद मैं ऊपर आराम करने जा ही रहा था कि तभी होटल के बाहर से एक खौफनाक दहाड़ गूंजी। मैंने पलटकर देखा तो एक ट्रक जितनी बड़ी, सांप के शरीर और मगरमच्छ जैसे सिर वाला विशालकाय राक्षस अंधेरे से बाहर निकल आया। उस राक्षस के मुंह से बार बार एक दोमुही जीभ बाहर निकल रही थी। उसकी आंखें सीधा मुझ पर टिकी थीं। शायद अभी अभी हुई इस लड़ाई की आवाजों ने उसे यहां तक खींच लिया था। उस राक्षस को यह अंदाजा नहीं था कि यहां उसे मुझ जैसे खतरनाक इंसान का सामना करना पड़ेगा। मेरी भौहें कस गईं। मैंने ठंडे अंदाज में अपनी स्वर्ग चीरने वाली कुल्हाड़ी बुला ली, फिर जोर से जमीन पर पैर पटका। अगले ही पल में वहां से गायब हो गया और तुरंत उस मगरमच्छ सर पर राक्षस के बगल में प्रकट हो गया। यह राक्षस पहले से ही तीसरे लेवल की शुरुआत तक पहुंच चुका था। इस तबाही के शुरुआती दौर में यह किसी टॉप लेवल के योद्धा जैसा ही माना जाता था। मुझे देखकर उसे लगा जैसे मैं उसका अगला निवाला बनने वाला हूं। वो पहले तो बड़े घमंड से देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसे मेरी रफ्तार का एहसास हुआ, वो पूरी तरह घबरा गया। उसकी लार टपकाती मगरमच्छ जैसी थूथन इधर उधर मुझे ढूंढने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे ठीक से देख पाता, मैं पहले ही उसके सामने पहुंच चुका था। मैंने बिना कुछ कहे अपनी स्वर्ग चीरने वाली शक्ति जगाई। ऊर्जा से भरी कुल्हाड़ी सीधा उसके सिर पर जा गिरी। उस मगरमच्छ सर्प राक्षस ने भी तेजी दिखाते हुए अपना सिर घुमाकर अपने सख्त जबड़े से वार रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका यह बचाव भी कारगर नहीं हुआ। मेरी कुल्हाड़ी उसके जबड़े को ऐसे चीर गई जैसे बांस की खपच्ची कट रही हो। पल भर में उसका सिर 2 हिस्सों में बांट गया। छिपकली राक्षस की ऊर्जा सोखने के बाद मेरी ताकत में जबरदस्त इजाफा हो चुका था। अब मैं जब चाहूं तीसरे लेवल तक पहुंच सकता था। उस राक्षस का सिर कटते ही खून की धार बह निकली। कुछ ही देर में वो जमीन पर गिरकर मर गया। मैंने अपनी कुल्हाड़ी वापस समेट ली और प्यार से शिया वानरों की तरफ देखकर कहा। शिया वानरों ने भोलेपन से सिर हिलाया। अभी थोड़ी देर पहले वाली उसकी वो बेरहम अदा एकदम गायब हो चुकी थी। वो फिर से किसी मासूम पड़ोसन जैसी लग रही थी। उसने आज्ञाकारी होकर अपनी छद्म रूप आत्मा बुला ली। बाहर आते ही वो नीली चांद जैसी आत्मा बेहद खुश होकर शिया वानरों के इर्द गिर्द घूमने फिरने लगी। वो नीली चांद वाली आत्मा हवा में एक चक्कर लगाकर घूमी। जैसे ही उसकी नजर उस मगरमच्छ सर्प राक्षस की लाश पर पड़ी, उसे समझ आ गया कि उसे खाने के लिए बुलाया गया है। उसने शिया वानरों की तरफ शुक्रगुजार नजरों से देखा।
फिर बिना देर किए उस लाश पर टूट पड़ी। सबको ये एहसास हो चुका था कि इन राक्षसों का मांस खाने से उनकी ताकत भी बढ़ती है, इसलिए वो सब भी ज्यादा से ज्यादा राक्षसों का मांस खाने के लिए बेताब रहते थे। इसी बीच शहर की एक ऊंची इमारत के मीटिंग रूम में सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से जोर से मेज पर हाथ पटक रहा था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि हुआंग थियन का पिता यानी याओ थियन ग्रुप का चेयरमैन हुआंग यान था। हुआंग यान के गुस्से भरे सवालों के आगे मीटिंग रूम में मौजूद कोई भी जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब उनके लोग स्कूल पहुंचे थे तो उन्होंने हुआंग थियन का सिर और धड़ अलग अलग पड़ा हुआ पाया था। मौत बेहद बेरहमी से हुई थी। मीटिंग रूम में काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग आदमी हिम्मत जुटाकर बोला, बकवास मत करो, ये मुझे पहले से पता है। हुआंग यान गुस्से से बोला। उसने खुद अपनी आंखों से हुआंग थियन के शरीर पर लगे जख्म देखे थे। उन पर कहीं भी किसी राक्षस के काटने के निशान नहीं थे, बल्कि वो सारे घाव किसी की ताकत से बने थे। साफ जाहिर था कि उसके बेटे को जानबूझकर किसी ने मारा था। लेकिन डर की बात यह है कि जिसने हमारे मालिक को मारा वो शायद कोई जागृत इंसान है। मुझे अभी अभी अपने आदमियों से पता चला है। हाँ, ये किसी जागृत इंसान का ही काम लगता है और शायद उस इंसान का नाम चेन जिए है। अभी के हालात में हम जागृत इंसानों से पंगा नहीं ले सकते। मीटिंग टेबल पर बैठे बाकी लोग भी हुआंग थियन की मौत पर चर्चा करने लगे। जब उन्हें पता चला कि ये किसी जागृत इंसान का काम है तो सब बुरी तरह डर गए। पिछले 2 दिनों में उन्होंने वैसे भी इन म्यूटेटेड राक्षसों की खौफनाक ताकत देख ली थी, फिर जागृत इंसानों की तो बात ही अलग थी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जागृत इंसान है या राक्षस। मेरे बेटे की जान गई है, मुझे इसका बदला लेना ही होगा। हुआंग यान ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, दांत पीसते हुए। इस वक्त उसके दिल में चेन जिए के लिए नफरत कूट कूट कर भर चुकी थी। बॉस, मेरे पास कुछ जागृत इंसान मौजूद हैं। अगर आप चेन जे की लोकेशन बता दें तो मैं उन्हें भेजकर उसे घेर कर मार सकता हूँ। लंबी टोपी पहने एक आदमी आगे आकर बोला। तबाही के दौर के बाद उसके परिवार में भी कुछ जागृत इंसान निकल आए थे। तुझे क्या चाहिए, बेझिझक बता। हुआंग यान भी समझ गया था कि सामने बैठे इस अधिकारी की मंशा क्या है। आखिर ये सब बड़े व्यापारी थे, बिना फायदे के कोई कदम नहीं उठाते थे। घाटे का सौदा करना उनके उसूलों के खिलाफ था। याओ थियन ग्रुप की 50% जमीन वो मुझे चाहिए। उस आदमी ने अपनी 5 उंगलियां फैलाकर हुआंग यान के सामने रखी। पहले के वक्त में कोई भी हुआंग यान से ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उसके परिवार में भी अब जागृत इंसान निकल आए थे, इसलिए उसे बात करने का पूरा हक था। अगर हुआंग यान के पास खुद कुछ ताकत न होती तो वो अपने परिवार वालों को भेजकर याओ थियन ग्रुप को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले चुका होता। ली फेंग, तो तुम इतने समय से मेरी दौलत पर नजर गड़ाए बैठे थे। मैं तो तुम पर बहुत भरोसा करता था। हुआंग यान ने आह भरते हुए कहा। फिर बोला, अच्छा ठीक है, अगर तुम चेन जिए को मेरे सामने ले आए तो याओ थियन ग्रुप की 50% संपत्ति तुम्हारी। अपने बेटे हुआंग थियन का बदला लेने के लिए हुआंग यान अब सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। वाह हुआंग साहब, आप तो बड़े दरिया दिल निकले। बस 2 दिन का इंतजार करिए, चेन जिए का सिर आपके सामने होगा। ली फेंग नाम का वो आदमी जोर से हंसते हुए मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने फोन मिलाया। हेलो लाओबा, तुम्हें मेरे लिए एक बंदा मारना है। अच्छा होगा अगर लाओ लियू और बाकी लोगों को भी साथ ले लो। फोन के दूसरी तरफ एक बालदार नुकीले दांतों वाला जंगली सुअर जैसा राक्षस जो उस वक्त अपने शिकार का पीछा कर रहा था, फोन सुनते ही सिर हिलाकर मान गया। फिक्र मत करो, कल तक उसका सिर तुम्हारे सामने होगा। किसी को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं। होटल के अंदर शिया वानरों ने मेरी बात मानते हुए अपनी छद्मरूप आत्मा से उस मुर्गे सिर वाले राक्षस की ऊर्जा सोख ली थी। इससे उसकी ताकत में भी जबरदस्त इजाफा हुआ और वो आराम से दूसरे लेवल के टॉप तक पहुंच गई। बस अफसोस इतना था कि उस मुर्गे सिर राक्षस के अंदर से कोई स्पिरिट एसेंस नहीं मिली, वरना आज रात हम दोनों में से कम एक तो तीसरे लेवल तक पहुंच ही जाता। दूसरी मंजिल पर लौटकर मैंने एक दूसरा कमरा चुना। गर्म पानी से नहाकर अपने शरीर पर लगी सारी गंदगी साफ कर ली। शिया वानरों ने कहा कि उसे डर लग रहा है, इसलिए वो जिद करके मेरे साथ ही सोने की बात करने लगी। जब मैं नहाकर बाहर निकला तो देखा शिया वानरों पहले से ही मेरे बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने एक बेहद हल्के रेशमी नाइट गाउन जैसा कपड़ा पहन रखा था, जिसमें से उसकी गोरी और लंबी टांगे साफ नजर आ रही थीं। वो कवट लेकर लेटी थी। आखिर मैं भी तो एक जवान खून वाला लड़का ही था। ये नजारा देखकर मेरे अंदर भी एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। तुम ऐसे ही सोने का इरादा रखती हो? मैंने सीधे बैठी शिया वानरों की तरफ देखते हुए कहा। शिया वानरों ने शर्माते हुए हल्की सी सांस ली और चादर अपनी तरफ खींचने लगी। मैं उसकी खूबसूरत काया को देखते हुए खुद को रोक नहीं पाया। मैं आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। चादर हटाई। रात बीत गई। अगली सुबह हमारी शांत नींद अचानक किसी टैंक की तेज गड़गड़ाहट की आवाज से टूट गई। एक जोरदार धमाके के साथ एक तोप का गोला सीधा होटल के मुख्य दरवाजे पर आकर गिरा। पूरा होटल हिल गया। बाहर गलियारे में सो रहे स्टूडेंट्स भी इस आवाज से चौंक कर उठ बैठे। डर के मारे सिकुड़ते हुए मेरे कमरे के दरवाजे के पास आ गए। रात भर हमारे कमरे में हुई जबरदस्त लड़ाई की वजह से मैं और शिया वानरो ठीक से सो भी नहीं पाए थे। अब ये अजीब सी हलचल देखकर स्टूडेंट्स की हिम्मत नहीं हुई कि हमें जगाएं, लेकिन मुझे तो पहले से ही बाहर की हलचल का एहसास हो चुका था।
मैं पर्दा हटाकर बाहर देखने ही वाला था कि मैंने देखा बाहर टैंकों की पूरी टुकड़ी खड़ी थी। साफ जाहिर था कि वो सीधा मेरी तरफ आए थे। हालांकि ये आधुनिक हथियार मुझ जैसे जागृत इंसान के लिए कोई खास खतरा नहीं थे, लेकिन असली बात ये थी कि टैंकों के ऊपर कुछ टॉप लेवल के जागृत इंसान भी खड़े थे। मुझे हैरानी हुई कि इंसान इतनी जल्दी इस तरह संगठित होकर एकजुट हो गए। शायद ये सिर्फ अपने देश में ही मुमकिन था। आखिर हमारे देश के लोग हमेशा से ही एकजुटता के लिए मशहूर रहे हैं। अफसोस इस बार उन्होंने गलत इंसान को निशाना बनाया था। जी ये बाहर क्या हो रहा है? शिया वानरों के पैर हल्के से कांप रहे थे। वो मेरे पास आकर धीरे से पूछने लगी, कुछ खास नहीं, तुम यहीं रुको, मैं देखकर आता हूँ। मैंने प्यार से शिया वानरों के सिर पर हाथ फेरा। रात भर वो थक चुकी थी, इसलिए आज उसे लड़ाई में शामिल होने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, खिड़की का शीशा फौरन चकनाचूर हो गया और मैं एक पीली रोशनी में बदलकर सीधा टैंकों की भीड़ के सामने आसमान में जा खड़ा हुआ। टैंकों वालों की नजर मुझ पर पड़ते ही उन्होंने फौरन अपनी तोपों का रुख मेरी तरफ, आसमान में तैरते हुए मेरी तरफ कर लिया। क्या तुम लोग मुझे ढूंढने आए हो? मैं हवा में खड़ा नीचे खड़े लोगों को हिकारत भरी नजरों से देख रहा था। बीच वाले टैंक से एक काले कवच में लिपटा मजबूत कद काठी वाला अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। उसकी आंखों से हरी नीली रोशनी निकल रही थी। वो अपने हाथ पीछे बांधे मुझे घूर रहा था। तुम ही हो चेंजिए? उस अधेड़ आदमी की आवाज में साफ कातिलाना गुस्सा झलक रहा था। साफ जाहिर था कि उसका इरादा नेक नहीं था, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। नाम नहीं बदलता, ठिकाना नहीं बदलता, मैं वही हूं। मेरी गरजती आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। वाह, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, इतने सारे लोगों के सामने भी खुलकर मान रहे हो। मेरा जवाब सुनकर उस अधेड़ आदमी की आंखों में और भी खतरनाक चमक आ गई। ये वही आदमी था जो हुआंग की कंपनी में उस लंबी टोपी वाले आदमी के परिवार का जागृत इंसान था। लंबी टोपी वाले आदमी से खबर मिलते ही उसने फौज से चुराए हुए टैंकों की पूरी टुकड़ी रातों रात इकट्ठा करके यहाँ भेज दी थी। तुम कौन हो? मैं लिन ग्रुप का जागृत इंसान लिन याओ हूँ। तुमने हुआंग चेयरमैन के बेटे हुआंग थियन को मारा है। आज मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। लिन याओ ने कहते हुए अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं। उसके शरीर पर एक हरे नीले रंग के कवच की परत चढ़ने लगी। ये उसकी जागृत हुई खास ताकत थी, नीला ड्रैगन कवच। ये ताकत उसे इस तबाही के दौरान ही मिली थी। अपने परिवार की मदद से वो सिर्फ एक ही दिन में दूसरे लेवल के टॉप तक पहुंच चुका था और अपनी इस खास ताकत की वजह से अब उसकी लड़ाकू क्षमता किसी तीसरे लेवल के जागृत इंसान के बराबर हो गई थी। हाँ, वो बेवकूफ हुआंग थियन मैंने ही मारा है। मैंने बिना किसी झिझक के लिन याओ की आंखों में देखते हुए कहा। चाहे वो हुआंग यान के कहने पर आया हो या खुद हुआंग यान ही यहाँ आया हो, मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं सीधा जवाब देने से नहीं कतराता। पिछले जन्म में मैं बहुत सह चुका था, इस बार नहीं। ठीक है, तो फिर चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो, मुझे वापस जाकर जवाब देना है। लिन याओ मुस्कुराया, अपनी मुट्ठी भींचकर जोर से जमीन पर पैर पटका और एक हल्की रोशनी में बदलकर बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ झपटा। मुझे अपनी तरफ आता देख भी मेरे चेहरे पर कोई हलचल नहीं हुई। मैं बस शांति से उसके करीब आने का इंतजार करने लगा। मेरे इस बेफिक्र अंदाज को देखकर लिन याओ थोड़ा चौंका। ऐसे टॉप लेवल के जागृत दुश्मन के सामने भी मेरा इतना शांत रहना उसे हैरान कर गया। उसे लगने लगा कि सामने खड़ा ये जवान लड़का इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी लिन याओ को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि वो 1 मिनट के अंदर मुझे मार गिराएगा। कुछ ही सेकंड में लिन याओ टैंक से उड़कर मेरे बिल्कुल सामने आ गया। फिर पूरी ताकत लगाकर उसने अपनी मुट्ठी सीधा मेरे पेट पर दे मारी। मैंने भी अपनी स्वर्ग चीरने वाली कुल्हाड़ी बुलाने की जरूरत नहीं समझी। बस हल्के से अपना हाथ आगे बढ़ाकर लिन याओ की मुट्ठी को थाम लिया। मैं बस ये देखना चाहता था कि मेरी खास ताकत और एक टॉप लेवल के जागृत इंसान की ताकत में कितना फर्क है। जोरदार धमाके के साथ हमारी मुट्ठियां टकराईं। उससे निकली ऊर्जा, इस टक्कर से पूरा आसमान हिल गया। लिन याओ की मुट्ठी मेरी एक ही हथेली में ऐसे जकड़ी गई थी जैसे लोहे की सलाख हो। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। आखिर वो एक दूसरे लेवल के टॉप वाला टॉप ग्रेड जागृत इंसान था। पूरी ताकत से लगाया उसका वो मुक्का इतनी आसानी से रोक लिया जाना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। लिन याओ दांत भींचकर पूरी ताकत लगाने लगा, ये सोचकर कि शायद वो अपना हाथ मेरी पकड़ से छुड़ा ले, लेकिन आधे मिनट तक कोशिश करने के बाद भी वो टस से मस नहीं हुआ। मैं हल्के से मुस्कुराते हुए घबराए हुए लिन याओ को देखता रहा। सच में मेरा पानगु शरीर बहुत ताकतवर था। सिर्फ अपने शरीर की ताकत से ही मैं इन आम टॉप ग्रेड जागृत इंसानों को आसानी से दबा सकता था। लिन याओ गुस्से से लगभग बोलने की हालत में नहीं था। नीचे खड़े उसके सारे साथी उसे इस तरह मेरे हाथों दबते देख रहे थे। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। गुस्से में आकर लिन याओ ने मजबूरन अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर अपनी टॉप ग्रेड वाली खास ताकत जगाई। पहले वो सिर्फ अपने शरीर की ताकत से ही राक्षसों को मार गिराता था। उसे कभी हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मैं पहला इंसान था जिसने उसे मजबूर कर दिया अपना हथियार निकालने के लिए। कल रात वाली उस टुकड़ी के जागृत इंसान की तरह लिन याओ की भी खास ताकत रोशनी वाली तलवार थी, लेकिन उसकी तलवार उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। तलवार पर एक छोटा सा नीला ड्रैगन लिपटा हुआ उड़ रहा था। उसमें से हल्की सी ड्रैगन जैसी गरज की आवाज भी आ रही थी। लिन याओ ने
अपनी तलवार से सीधा मेरी गर्दन पर वार किया। तलवार से निकलती तेज चमक देखकर बच पाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैंने बस हल्के से अपना शरीर मोड़ा और बिजली जैसी रफ्तार से उसका वार चकमा दिया। इसी दौरान मैंने अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत करते हुए लिन याओ के दाहिने हाथ को घुमा दिया। लिन याओ का हाथ पूरे 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ गया। तेज दर्द से उसके चेहरे की मांसपेशियां ऐंठ गईं। लिन याओ दर्द से इतनी जोर से चीखा कि उसकी आवाज किसी सुअर की कटने की आवाज से भी बदतर लग रही थी। मुझे उसकी चीख से कान में तकलीफ होने लगी, इसलिए मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। मैंने हल्के से सिर हिलाया। मेरी यह हरकत लिन याओ के दिल में किसी नुकीले खंजर की तरह चुभ गई। वो लगभग पागल होने की कगार पर पहुंच गया। कल ही तो उसकी ताकत जगी थी, उसकी ताकत की वजह से पूरा परिवार उसकी इज्जत करने लगा था, लेकिन आज मेरे हाथों इस तरह बेइज्जत होना उसके लिए मौत से भी बदतर था। अपना हाथ आजाद होते ही लिन याओ गुस्से से दहाड़ते हुए अपनी तलवार आसमान की तरफ उठा दी। तलवार से जबरदस्त ऊर्जा उठने लगी। उस पर लिपटा वो छोटा नीला ड्रैगन अचानक आसमान की तरफ उड़ा और देखते ही देखते बहुत बड़ा हो गया। कुछ ही पलों में वो कुछ इंच से हजारों गुना बड़ा होकर एक विशालकाय नीला ड्रैगन बन गया, जो आसमान में मंडराते हुए गुस्से से मुझे घूर रहा था। लिन याओ के साथी ये देखकर समझ गए कि अब मेरी हार पक्की है। सच में मेरी जागृति के बाद से मैंने अब तक जितनी भी ताकतवर तकनीकें देखी थीं, ये उनमें से एक थी, लेकिन मुझ पर इसका ज्यादा असर होने वाला नहीं था। मैंने हल्के से अपना हाथ हिलाया और अपनी छद्म रूप वाली ताकत बुलाई। अचानक ही मेरे शरीर से भारी मात्रा में शुद्ध अशुद्ध ऊर्जा निकलने लगी। इस बार मैंने अपनी कुल्हाड़ी इस्तेमाल करने का इरादा नहीं किया। मेरी वो ऊर्जा निकलते ही, मेरे मन में ख्याल आते ही, वो भी लिन याओ के ड्रैगन जैसा एक ड्रैगन बनकर उभर आई। बस फर्क इतना था कि मेरा ड्रैगन सुनहरे रंग का था और उसकी ताकत लिन याओ के नीले ड्रैगन से कहीं ज्यादा थी। लिन याओ अपनी तलवार उठाए पूरे भरोसे में था कि उसका ड्रैगन सबसे ताकतवर है। असल में मेरी शुद्ध अशुद्ध ऊर्जा तो दुनिया की किसी भी चीज का रूप ले सकती थी। इसके लिए मुझे लिन याओ की तरह कोई खास ताकत जगाने की जरूरत भी नहीं थी। फिर सुनहरा ड्रैगन बनाना तो कोई नकल करने वाली बात ही नहीं थी। लिन याओ ने गुस्से से आंखें फाड़ते हुए अपनी तलवार सीधा मेरी तरफ घुमा दी। उसका नीला ड्रैगन जोरदार दहाड़ के साथ अपने मजबूत शरीर को घुमाते हुए मेरी तरफ झपटा। आसपास की हवा उसकी ताकत से घूमने लगी। आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी। मैंने बस हल्के से इशारा किया। मेरा सुनहरा ड्रैगन भी हरकत में आ गया। तेज सुनहरी रोशनी बिखेरते हुए बिना डरे सीधा उस नीले ड्रैगन की तरफ बढ़ा। नीले ड्रैगन को सुनहरे ड्रैगन का खतरा महसूस हुआ। उसने अपना रास्ता बदला और सीधा उससे टकरा गया। जोरदार धमाके के साथ दोनों विशाल ड्रैगन आपस में उलझ गए, बार बार एक दूसरे से टकराते रहे। पूरा आसमान उनकी इस लड़ाई की गूंज से भर गया। ये लड़ाई करीब 3 मिनट तक चलती रही। आखिरकार लिन याओ का नीला ड्रैगन थकान की वजह से धीरे धीरे छोटा होने लगा। आखिर में फिर से एक छोटे से नीले ड्रैगन में बदल गया। बेदम होकर लिन याओ की तलवार पर लिपट गया। अपनी खास ताकत की इस हार ने लिन याओ की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। वो गुस्से से बड़बड़ाने लगा, ये तो बस दमखम की लड़ाई थी, इसमें बराबर लेवल पर कोई मुझे हरा नहीं सकता। मैं दिलचस्पी से सामने खड़े लिन याओ को देखता रहा। इस वक्त उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। हार के बाद शर्मिंदगी और गुस्से में उसने पीछे खड़ी अपनी टैंकों की टुकड़ी की तरफ देखा और अपना सारा गुस्सा उन्हीं पर निकालने लगा। ये देखकर उसके साथी घबराकर अपनी तोपों का रुख मेरी तरफ कर बैठे। जोरदार धमाकों के साथ पीली रोशनी छोड़ते कई तोप के गोले मेरी तरफ दागे गए। मैं हल्के से मुस्कुराया, बस एक हाथ हिलाया। मेरा सुनहरा ड्रैगन उन सारे गोलों के ऊपर से गुजरा और उन्हें निगल गया। ये टूटा फूटा कबाड़ मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मुझ जैसे जागृत इंसान पर आम आधुनिक हथियारों का कोई असर नहीं होता। पहली लहर के गोलों को साफ करने के बाद मैंने फौरन अपनी छद्म रूप वाली कुल्हाड़ी बुला ली। कुल्हाड़ी हाथ में आते ही मैं पल भर में टैंकों की टुकड़ी के बिल्कुल किनारे जा पहुंचा। मैंने अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से फेंकी। कुल्हाड़ी हवा में तेजी से घूमते हुए एक के बाद एक टैंकों को चीरती चली गई। ये टैंक ऐसे फटने लगे जैसे पटाखे फूट रहे हों। लगातार टैंक तबाह होते देख लिन याओ का दिल दहल गया। उसने अपनी तलवार उठाई और फिर से मेरी तरफ दौड़ पड़ा। दोबारा लड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन अपनी खास ताकत के कमजोर पड़ने के बाद उसकी लड़ाकू क्षमता बुरी तरह घट चुकी थी। पहले भी वो मेरा मुकाबला नहीं कर पा रहा था, अब तो बिल्कुल भी नहीं। उसने अपनी तलवार से एक वार किया, लेकिन तलवार मुझ तक पहुंच पाती उससे पहले ही मैंने अपनी 2 उंगलियों से उसे आसानी से परे झटक दिया। इसके बाद मैंने अपना हाथ बढ़ाकर सीधा लिन याओ का सिर पकड़ लिया। लिन याओ को अपने सिर के ऊपर एक जबरदस्त ताकत का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे अगले ही पल उसकी मौत निश्चित है। इस डर से लिन याओ ने अपनी सारी इज्जत ताक पर रखते हुए फौरन मेरे सामने घुटनों के बल गिरकर माफी मांगनी शुरू कर दी। लिन याओ दोनों हाथ जोड़े बार बार मिन्नतें करने लगा। उसे डर था कि कहीं मेरी पकड़ थोड़ी और मजबूत न हो जाए। घबराहट में लिन याओ ने अपना हाथ अपनी छाती में डाला और एक हरे नीले रंग का दिल बाहर निकाला। बस तुम इसे मत मसलना। लिन याओ की आंखें एकदम मुझ पर टिकी रहीं। अगर तुमने इसे मसल दिया तो मैं तुरंत मर जाऊंगा। उसने वो जीवित दिल मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने लिन याओ के हाथ में धड़कते उस हरे नीले रंग के दिल को गौर से देखा। मुझे पिछले जन्म की याद आई। टॉप ग्रेड जागृत इंसानों के पास वाकई ऐसी कोई चीज होती थी। ये दिल असल में उस टॉप ग्रेड जागृत इंसान की जान होता था। मैंने कुछ देर सोच
सोचा, फिर वो दिल अपने पास रख लिया। ये लिन्याओ लड़ाई में काफी काम का लग रहा था। आगे चलकर एक भरोसेमंद जंगी योद्धा के तौर पर भी इसे रखा जा सकता था। रास्ते में मिलने वाले छोटे मोटे राक्षसों को साफ करने के काम भी आएगा। खुद को अपनाया हुआ पाकर लिन्याओ बेहद खुश हो गया। उसने फौरन अपनी वफादारी जताते हुए मुझे कुछ जानकारी दी। चेन भाई साहब, मेरे परिवार में एक जागृत इंसान ऐसा भी है जिसने तबाही से पहले एक बदबूदार कीड़ा खाया था। उसकी ताकत बड़ी अजीब है। वो इतनी ज्यादा भ्रम पैदा करने वाली गैस छोड़ सकता है कि लोगों को मतिभ्रम होने लगे। और एक दूसरा है जिसने मेंढक खाया था। उसकी जागृत ताकत से बहुत तेज आवाजें निकलती हैं, वो भी कम खतरनाक नहीं। लिन्याओ ने मेरे पीछे पीछे चलते हुए अपने साथ आए दोनों जागृत इंसानों की खासियतें एक एक करके बता दी। ये सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। पीछे आए ये दोनों तो कोई खास खानदानी टॉप ग्रेड जागृत इंसान नहीं थे, बल्कि ये भी मेरी तरह किसी चीज को खाने के बाद जागृत हुए थे। ऐसे जागृत इंसानों से निपटना असल में थोड़ा मुश्किल होता है। भले ही उनकी हमला करने या बचाव करने की ताकत टॉप ग्रेड जागृत इंसानों जितनी ना हो, लेकिन उनकी अजीबोगरीब ताकतें बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती हैं। कुछ खतरनाक ताकतों की चपेट में तो जरा सी लापरवाही में भी आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, समझ गया, तुम जाओ, अपनी टीम को संभालो, जो बचे हैं वो मेरे साथ रहेंगे। मैंने हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया और वापस होटल की तरफ उड़ चला। लिन्याओ सिर झुकाकर मुझे विदा करते हुए वहीं झुका खड़ा रहा। होटल पहुंचते ही शिया वानरों ने फौरन मुझे पकड़कर ऊपर से नीचे तक जांचना शुरू कर दिया। तुम ठीक तो हो ना? अभी जो लड़ाई हुई वो कितनी भयानक थी, कहीं चोट तो नहीं लगी? शिया वानरों मेरे शरीर को देखते हुए चिंता से पूछने लगी। थोड़ी देर पहले उसने दो विशाल ड्रैगनों को आपस में टकराते देखा था। भले ही मैं जीत गया था, फिर भी उसे मेरी सलामती की बहुत फिक्र थी। तुम्हारा पति इतना मजबूत है, ये तुम्हें अच्छी तरह पता है ना? मैंने शरारत भरी नजरों से शिया वानरों की तरफ देखते हुए कहा। मेरी ये बात सुनते ही शिया वानरों को जैसे अचानक कुछ याद आ गया। उसके गालों पर शर्म की हल्की लालिमा फैल गई। बदतमीज कहीं के, अभी लिन्याओ से तुम्हें मरवा ही देना चाहिए था। दोस्तों, हमारी ये वीडियो अब 1 घंटा 30 मिनट की हो चुकी है, इसलिए आगे की कहानी हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक्स ही हमें अगला पार्ट बनाने का हौसला देते हैं। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लाइक और कमेंट आए, तभी हम आगे की कहानी लेकर आएंगे, वरना इसे यहीं रोक देंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आगे की कहानी जाननी है या नहीं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।